Hi everyone, welcome to Prabkar IAS. I'm Vikas Alawat, and today we'll be discussing how to ensure maximum marks in history optional. Those of you who are preparing for 2026, this is the right time to understand, okay, what you should do in the next 4 to 5 months so that you can prepare the base which can be utilized for your mains in 2026. The better you prepare now, the better the outcome is going to be next year. तो अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं एंड देन विल इंश्योर दैट कि क्या क्या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इसको बेस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं. तो जब 1 घंटा हो अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए तभी इस वीडियो को देखेगा, बिकॉज इफ़ यू विल नॉट वॉच द होल वीडियो यू विल नॉट गेट द आउटकम, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. कोई भी स्ट्रेटजी हो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. जैसे आप लोगों का पर्पस बहुत क्लियर है, द पर्पस इज टू एक्सेल इन सिविल सर्विसेज. अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, अगर हम बात करें ऑप्शनल की, कोई भी आपका ऑप्शनल है, ठीक है, हिस्ट्री में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे. बट आपको स्टार्ट जैसे ही आप एक बार सिलेबस को पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू बी थीम आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले आपको थीम आइडेंटिफिकेशन सीखना है. देखिए सिलेबस जो पूरा का पूरा है उससे सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आते है ना. पूरे सिलेबस से इक्वल लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी कभी नहीं आएंगे. तो हमें क्या करना है, थीम को आइडेंटिफाई करना. अभी मैं सिखाऊंगा कैसे थीम को आइडेंटिफाई किया जाता है. नंबर 1, जैसे हमने थीम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने एक माइक्रो लेवल पे समझ लिया कौन से एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है. दैट्स समथिंग विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. टारगेटेड स्टडी तभी हम कर पाएंगे. उन्हीं थीम्स का फिर हमें क्या करना है, मल्टीपल टाइप्स रिविजन करना है. दैट्स गोइंग टू बी टारगेट नंबर 3. उसके बाद एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव टू गो फॉर रेगुलर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग एंड इन्हीं सब प्रोसेस से हर कोई टॉपर बनता है, दे गेट द एक्सीलेंस. एक और चीज़ इसके साथ में चलती है वो है नोट मेकिंग. नाउ नोट मेकिंग इज समथिंग विच कैन बी डन एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट. ऑलरेडी अगर आप नोट्स बना चुके हैं तो ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो. अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, सिर्फ कुछ रीडिंग्स करनी, तो मैं उसके लिए भी कुछ टिप्स लास्ट में दे दूंगा कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं. बट नेवरदलेस, if you want to score maximum marks in the history optional, there is a process which you have to follow. शॉर्टकट्स के पीछे मत पड़ना. 4-4.5 महीने के आसपास इसमें लगेगा टाइम. अगर आप एक फाउंडेशन प्रेप कर आईएएस से पहले कर चुके हैं हिस्ट्री ऑप्शनल का, या फिर अभी कर रहे हैं कहीं पर भी, या हमारे साथ ही अभी कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या अब करना है फॉर नेक्स्ट ईयर. देखिए जब फाउंडेशन का बच्चा आता है ना, उसको लगता है कि बस 4 महीने में पूरा ऑप्शनल हो जाएगा, 5 महीने में ऑप्शनल हो जाएगा. 5 महीने में आपको सिर्फ एक बेसिक लेवल की नॉलेज आती है. उसमें एक्सेल करने के लिए फिर से 3-4-5 महीने और काम करना पड़ेगा, और अभी वही टाइम है. और लास्ट में इसी बेसिस पे आप रिवाइज करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेंगे. तो चलिए अब पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि क्या क्या करना है. ये तो आपको समझ में आया कि विल फोकस ऑन थीम आइडेंटिफिकेशन, टारगेटेड स्टडी, मल्टीपल रिविजन, रेगुलर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग, एंड फाइनली द आउटकम इज गोइंग टू बी एक्सीलेंस इन द मेंस. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद व्हाट वी नीड टू डू नाउ. सो let us now broadly understand that. तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे पूरे अपने कन्वर्सेशन को. स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया से. विल बी लुकिंग एट द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर्स फ्रॉम 2023 टिल 2025 मीन्स. 3 साल के ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको टिप्स दूंगा क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है. दिस इज द बेसिक वर्क विच वी नीड टू डू, बिकॉज हर स्ट्रेटजी के अंदर एक लेवल ऑफ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. और मैं चाहता हूँ कि आप ये एनालिसिस मेरे साथ करें, ताकि आप एनालिसिस साथ में करेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको भी ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ थिंग्स आर नाउ गोइंग टू बी ईजी फॉर अस. ओके, तो चलिए एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं. एंशिएंट इंडिया के अंदर अगर हम देखें 2 पार्ट होते हैं अपने, ठीक है. द 2 पार्ट्स इन एंशिएंट इंडिया. द फर्स्ट पार्ट इट्स गोइंग टू बी मैप. द सेकेंड पार्ट इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैप इज ऑफ 50 मार्क्स. और जो बाकी बचा पार्ट है, इट डिपेंड्स अपॉन यू. इफ़ यू वांट टू गो फॉर 1 क्वेश्चन इट कुड बी ओनली 50 मार्क्स ऑल्सो. अगर आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप 100 तक भी आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा. टोटल मिला के आप 100 से 150 का आपको अटैम्प्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन यू डू 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया अदर देन द कंपल्सरी वन. तो मैप में क्या ट्रेंड रहा है लास्ट 3 इयर्स का, चलिए पहले उसको एक बार समझते, फिर मैं आपको एडवाइस दूंगा आप अब करेंगे क्या ना, किस तरीके से आपको करना है. एंशिएंट इंडिया. अब एंशिएंट इंडिया में अगर आप इस साल का मैप देखेंगे तो इस साल फिजिकल मैप आया था बहुत लंबे टाइम बाद.
पहले हमेशा फिजिकल मैप ही आता था टिल 2019, यूपीएससी ने कभी भी पॉलिटिकल मैप नहीं दिया था। 2020 से ट्रेंड स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल मैप का, 1-2 साल 3 साल आया ये, बीच में एक बार फिजिकल मैप आया था, लेकिन लार्जली ज़्यादा फोकस रहा पॉलिटिकल मैप के ऊपर। बट दिस ईयर अगेन दे हैव स्विच्ड बैक टू द फिजिकल मैप। सो मुझे ये लगता है कि इस साल से हो सकता है ये ट्रेंड फिर से चालू हो जाए। सो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो फिजिकल मैप के ऊपर होना चाहिए। मैप तो आपको करना ही है इन जनरल, फिजिकल मैप के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो, कंसिडरिंग कई बार जब एक चीज़ पहली बार आती है तो दूसरी बार एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तो सेम ट्रेंड चलता ही है। बट नेवरदलेस दोनों में आप कोशिश करिएगा बेस्ट रहने की, है ना, दोनों फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल, बट स्ट्रेटेजिकली फिजिकल मैप इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट ईयर। आई एम सेइंग ओनली फॉर 26। नेक्स्ट आप देखिए 20 साइट्स आपसे पूछी जाती हैं। आउट ऑफ 20 साइट्स किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना, तो आप वो कीवर्ड से समझेंगे कि यूपीएससी कीवर्ड्स कैसे पूछ रहा है। तो देखिए कुछ कीवर्ड्स बहुत ही इजी हैं, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, दीज कीवर्ड्स आर ऑन द इजियर साइड। नाउ what kind of experiments are being done by in the mapping portion, तो उसको देखने की समझ कोशिश करते हैं। लाइक न्यूलिथिक साइट विद स्टोन आर्टिफैक्ट्स, तो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट कीवर्ड बनाया, बट हाँ स्पेसिफिक कर दिया कि हाँ इसमें यहाँ पे स्टोन आर्टिफैक्ट्स हैं। अब आप खुद सोचिए ना, अगर न्यूलिथिक साइट है कुछ ना कुछ स्टोन आर्टिफैक्ट्स तो मिलेगा ही वहाँ पे, तो डरने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड्स आपसे पूछ लिए। नेक्स्ट कीवर्ड देखिए, साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी वेरी सिंपल, अर्ली हड़प्पन साइट विद अ फायर पिट। तो आपको पता है कहाँ कहाँ पे फायर पिट मिले हैं हमें, है ना, तो उसी में से एक इन्होंने पूछ लिया है। लेट हड़प्पन साइट, तो अगर आप हड़प्पा को प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंस जानने की कोशिश करना, अर्ली, मेच्योर और लेट हड़प्पन के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है ना, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो हम लोगों ने जो मैपिंग आपको कराई हुई है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ, फर्क नहीं पड़ता कि अर्ली लेट है या मेच्योर है, आपको बस साइड पता होनी चाहिए। मोस्टली आपको ये क्लैरिफिकेशन अभी तक ऑलरेडी आ चुका होगा, है ना। हम सबको पता है कि लेट हड़प्पन साइट्स हमें मोस्टली कहाँ मिलती हैं, वेस्टर्न यूपी में मिलती हैं, हरियाणा के अंदर मिलती हैं और इवन गुजरात के अंदर मिलती है। तो मोस्टली लेट हड़प्पन वो वहीं पे पूछेगा। अर्ली हड़प्पन कहाँ पे मिलेगी, बलूचिस्तान साइड में ज़्यादातर अर्ली साइट्स मिलती हैं। मेच्योर हड़प्पन कहाँ मिलेंगी, वो आपको मिडिल वाले एरिया में पोर्शन में मिलती हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सारा है। वहाँ पे मेच्योर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, प्लस इवन द एरिया ऑफ पंजाब। सो अर्ली, मेच्योर, लेट, इस तरीके से उन्होंने इस वाले पोर्शन को इस बार टारगेट किया है। फिर ओसीपी साइट पूछी, अगेन पोर्ट्री स्पेसिफिक साइट, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मेसोलिथिक साइट इजी, मेगालिथिक साइट इजी। सो दीज आर द कीवर्ड्स, है ना, विच वी हैव फाउंड इन 2025। मैं आपको कीवर्ड्स इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज कीवर्ड से आपको कई बार ऐसा लगता है ना समझने में दिक्कत आती है, बट मुझे इसमें से कोई भी डिफिकल्ट कीवर्ड अभी तक लगा नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आप इसको कवर और समझदारी से इसको देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट आप देखिए, महाजनपदा ऑफ साउथ इंडिया, है ना, बिल्कुल इजी था, असम का इस बार पूछा था, बहुत सिंपल सिंपल, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। तो महाजनपदा से नेक्स्ट ईयर फिर से मैपिंग साइट आ सकती है। साइट ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण, अगेन इजी वन। मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेजर वर्सेस माइनर। बुद्धिस्ट साइट को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, दैट गिव्स अस अ ब्रॉडर आइडिया। कमर्शियल सेंटर क्या है मौर्यास का, तो पोर्ट जो है उसी के आसपास का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। कॉइन होर्ड्स के बारे में पूछा है फिर से, इंस्क्रिप्शन फिर से पूछा गया है, ठीक है। बर्न्ड ब्रिक हाउस, सो कुछ कुछ ऐसी प्लेसेस हैं वो जहाँ उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। टेराकोटा क्राफ्ट सेंटर पूछा है, एंड फाइनली इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ पल्लवा पीरियड पूछा है। इस साल का जो पेपर था ना, 15 to 16 साइट्स कुड हैव बीन इजीली डन विद आवर नोट्स। तो अगर आपके पास हमारे नोट्स हैं, ठीक है, या आपने हमारा कोर्स किया हुआ है प्रेप कर आईएएस पे, तो मुझे नहीं लगता आपको डरने की कोई भी ज़रूरत है। ईजिली यू कैन स्कोर 65 to 70% मार्क्स। इन्फॉर्मेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। देखो जब भी मैप का हम वो देखते हैं पेपर, तो हमें लगता है ना कि भाई अगर हमने साइट आइडेंटिफाई कर लिया दैट्स इट। नो, ये भाई गलत फहमी है बहुत बड़ी, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि मैप के अंदर 3 से 4 चीज़ें होती हैं जिस पे फोकस करना है। फर्स्ट, कैटेगरी ऑफ मैप, it could be either physical, it could be either political, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, both could be there। then सेकेंड लेवल पे अगर हम देखें, we have to focus on identification, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोकेशन को याद रखना पड़ेगा। और अगर मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो एटलीस्ट 500 साइट्स के आसपास तो आपको करनी ही पड़ेंगी, आप उसको नहीं छोड़ सकते।
आइडेंटिफिकेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है भाई इंफॉर्मेशन लिखने वाला। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, इफ यू विल नॉट राइट द इंफॉर्मेशन, देन इट्स गोइंग टू बिकम वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, इनफैक्ट आइडेंटिफिकेशन का आउट ऑफ 2.5 1 मार्क होता है, इंफॉर्मेशन का 1.5 मार्क होता है। दिस इज द डिवीजन ऑफ द 2.5 मार्क्स विच वी गेट फॉर ईच साइड इन द मैपिंग पोर्शन। सो दैट गिव्स अस अ ब्रॉड आइडिया कि आइडेंटिफाई कर भी लिया तो इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आने वाले, इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। इसीलिए प्लीज़ मिनिमल स्ट्रेटजी के साथ चलिए। देखो मैं हर किसी को एक ही चीज़ बताता हूँ कि मेरे अगर 2 बार सिलेक्शन हुआ है, एक बार आईआरएस में, एक बार आईपीएस में अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है, सबसे बड़ा रीज़न उसका यही था कि आई वॉज अ बिट मिनिमलिस्ट। इसका मतलब ये नहीं मैंने अननेसेसरी नोट्स नहीं खरीदे, मैंने खूब नोट्स खरीदे, बस पढ़े नहीं। एटलीस्ट पैसे बर्बाद करके भान जाओ, टाइम मत बर्बाद करो। टाइम बहुत मुश्किल से टाइम वापस तो कभी आएगा ही नहीं एक्चुअली, बट दोबारा से टाइम क्रिएट करना फॉर योर सेल्फ कि हाँ मैं देखो एक अटैम्प्ट और दूंगा, बहुत मुश्किल काम है ना, और वो भी मोटिवेशन चली जाती है बीच में। इसलिए अगर आपको हाई स्पिरिटेड रहना है अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ इस तरीके से प्रिपेयर करना। मैप के लिए नोट्स बड़े ज़रूरी हैं अपने, ठीक है, नहीं है तो अपने यहाँ किसी न किसी दोस्त से मांग लो यार, प्रेप करे आईएएस के कोई भी नोट्स हो। अभी मैं पीडब्ल्यू पे अपना फाउंडेशन कोर्स चल रहा है वहाँ पे, उनमें से किसी बच्चे से ले लो। अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप हमारा कोर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच एवर मेथड जो भी तुम्हें लगे, है ना, मैं तो फुली आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। आप बस पढ़ लीजिए, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लीजिए। बुक्स वगैरह पे कम रिलाई करना। जो मैप वगैरह की बुक्स मार्केट में है उनमें बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, तो मेरा यही कहना है कि भाई उन बुक्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई मत करो, बिकॉज वो बुक्स वगैरह में ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, एंड प्लस वो ज़्यादा होलिस्टिक भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है 10 साइड आ जाए, 12 साइड आ जाए उससे, लेकिन हमें 15 चाहिए। जो हम 16 कर सकते हैं तो हम 12 के पीछे क्यों जाएं यार। और आप समझिए यहाँ पे एक एक दो दो नंबर के ऊपर इंसान या तो पास होता है या फेल होता है, तो हम यहाँ पास होने आए, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे मीडियोक्रिटी की कोई वैल्यू नहीं है। इस एग्जाम के अंदर मीडियोक्रिटी कोई वैल्यू नहीं है। समबड़ी हुई स्कोरिंग सपोज 85 मार्क्स, समबड़ी हुई स्कोरिंग 90 मार्क्स, उन दोनों के पीछे 5 नंबर का डिफरेंस नहीं है, उसमें रिजेक्शन और सिलेक्शन का डिफरेंस है। तो इस चीज़ को बस दिमाग में बैठा के बैठ जाओ अभी के लिए, ठीक है, कि जब पढ़ाई करनी है अच्छे से करनी है, तरीके से करनी है, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये हो सके कि हाँ कि बिल्कुल सही सही तरीके से हम उसको आगे जा रहे हैं। दैट्स द वे टू गो अबाउट इट, ठीक है, दैट्स द वे टू गो अबाउट। ये है अब 2025 का मैप। अब एक बार 24 और 23 को भी देख लेते हैं ताकि आपको ब्रॉड पिक्चर समझ में आ जाएगी। अगर 3 साल का हम एवरेज लेके चलें तो सक्सेस रेशो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, मैपिंग कीवर्ड्स डिफिकल्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैपिंग कीवर्ड्स इस साल रिलेटिवली ईजी थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछले 2 साल, तो पिछले 2 साल ना थोड़ा सा मैप डिफिकल्ट साइड में था। पॉलिटिकल मैप आ रहा था, ये अब 2024 का मैप है, ठीक है। ये पीपीटी हम शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ, सबके साथ टेलीग्राम चैनल में। तो डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो जो भी आप लोग वॉच कर रहे हो टेलीग्राम का चैनल ना ज्वाइन कर लेना, उससे आपको वहाँ पे एक पीपीटी मिल जाएगी, है ना। इस पीपीटी को अच्छे से आप देख के समझ के ये समझ सकते हो ना कि हाँ भाई किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, है ना। वो एग्जाम में कभी भी ऐसे पढ़ाई मत करो कि भाई पूरा 100% सिलेबस में बेस्ट तरीके से करना है, नो, दैट्स द नॉट द वे टू स्टडी। हमेशा जो 50% 40% रिक्वायरमेंट का सिलेबस है उसको ज़्यादा पढ़ो, उससे मार्क्स हमेशा ज़्यादा आएंगे। इससे मेरा मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ देना है, ये मत निकाल लेना उसका मीनिंग ये है कि जो ज़्यादा रेलिवेंट है उसके वहीं से मार्क्स सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं बच्चों के, उसी पे हमें ध्यान देना है। और यही काम हम करते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। स्ट्रेटजी तभी तो बनाते हैं, नहीं तो स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत ही क्या है। अगर 100 में से 100, अगर मुझे आके ये बोलना है कि भाई पूरा 100% सिलेबस के ऊपर फोकस करो, फिर स्ट्रेटजी की जरूरत क्या है, फिर तो जरूरत ही नहीं है। फिर तो यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करो, पढ़ाई करना चालू करो। दैट्स द वे टू गो अबाउट इट, राइट। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों पर फोकस करिए। 24 में फिर से मैंने बताया कि पॉलिटिकल मैप आया था। कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। प्री हिस्टोरिक साइक, एरिया ऑफ पेट्रोग्लिफ्स, तो पेट्रोग्लिफ्स आपको पता होना चाहिए, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेट्रोग्लिफ्स, है ना। तो आर्ट ऑफ स्टोन एज पीरियड आपको हल्का सा पढ़ना पड़ेगा। नियोलिथिक, हड़प्पा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, चैल्कोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेगालिथिक्स, मेगालिथिक साइट with rock art, one of the Mahajanpada's capital and associated with Buddha's miracle, होमिनिड फॉसिल फाइंड साइट। तो रिलेटिवली इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है कीवर्ड्स, बट नेचुरली लोकेशन कहाँ दी है वो भी मैटर करती है। मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, तो ये थीम बहुत रिपीटेड है, मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। ट्रेड सेंटर पूछा गया है।
इसमें कुछ 2-3 साइड ये डिफिकल्ट थी। स्टोन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग लैंड ग्रांट्स विद टैक्स एग्जम्पशन, शिवा टेम्पल्स नेम आफ्टर फैमिली रिलेशनशिप्स, प्लेस ऑफ आर्ट रिलेटेड इंस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ 3 लैंग्वेजेस। तो ये जो 3-4 साइड थी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। यहाँ पे इन लोगों ने इंस्क्रिप्शंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया था, ठीक है, इंस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया था। टेम्पल साइड वेयर 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर फाउंड, जैन पिलग्रिमेज साइट, शिवा टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड एंड मेगालिथिक मोन्यूमेंटल साइट। सो मेगालिथिक ने काफ़ी डोमिनेट किया था। इनफैक्ट आप देखिए मेगालिथिक इतना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, पीरियड, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट साउथ इंडिया की हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इट्स एन इंपॉर्टेंट पीरियड, बट ओवरऑल अगर हम देखें स्पेस कितना यूपीएससी दे सकती है फॉर क्वेश्चन फ्रेमिंग, फिर भी यहाँ से ठीक ठाक मार्क्स आता है मैप में भी। और पिछले 5 साल में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है मेगालिथिक से, आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन 20 मार्कर 15 मार्कर यहाँ से आ चुका है। सो मेगालिथिक पीरियड अच्छे से पढ़ना जरूरी है हम सब लोगों को, मतलब हम छोड़ नहीं सकते उसको, स्ट्रेटजी का मेन एम ही यही है। तो ये मैप साइट्स आई हैं, ठीक है। और एक बार 23 भी देख लेते हैं। अगेन देखो 23 में भी पॉलिटिकल मैप आया था, ठीक है। कीवर्ड्स आप देख लीजिए, न्यूलिथिक साइट, साइट ऑफ मदर एंड चाइल्ड टेराकोटा फिगर। अब एक पूरी बुक में नहीं मिलेगी आपको उपेंद्र सिंह के अंदर, है ना, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उठा के क्वेश्चन डाल दिया है। होर्ड ऑफ गुप्ता कोइंस, तो होर्ड वाले पे आ रहा है। साइट ऑफ बोटानिकल रिमेन्स, फर्क नहीं पड़ता, वही एग्रीकल्चरल रिमेन्स के बारे में बात कर लीजिए। हरप्पन साइट विद मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, मौर्यन रिजर्वोयर, कैपिटल ऑफ मैत्रिका डायनेस्टी, डॉकयार्ड पता है आपको, लोथल है, रोक शेल्टर है, स्टोन एक्स फैक्ट्री, तो स्टोन एक्स के अंदर फैक्ट्री साइट एज वेल एज द हैबिटेशन साइट, सतवना इंस्क्रिप्शन साइट, माइनर रोक इंस्क्रिप्शन, बुद्धिस्ट स्तूपा, मेसोलिथिक साइट, आयरन स्मेल्टिंग वर्कशॉप, मेगालिथिक साइट, टेम्पल साइट डेडिकेटेड टू सूर्य, रोमन फैक्ट्री साइट, साइट ऑफ मूवर कोयल, टेम्पल ऑफ 3 एंड मेगालिथिक स्टोन साइट। देखिए फिर से मेगालिथिक आ गया बीच में ना, 2-3 साइट आ चुकी हैं फिर से। सो अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि कैसे कैसे कीवर्ड्स यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो भाई देखिए कम से कम 5 से 6 साइट जो है वो स्टोन एज से हैं डायरेक्टली, एंड इट हैज बीन द ब्रॉडर लेवल ऑफ ट्रेंड सिंस टाइम इमेमोरियल। जब से शुरू हुआ है पेपर तब से स्टोन एज ने मैपिंग वाले पोर्शन को हमेशा डोमिनेट किया है। तो मैं 4-5 बोल रहा हूँ, ये 6-7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। तो स्टोन एज इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। फिर सेकंड नंबर पे आपको साइड बाय साइड हड़प्पा वाली थीम पे बहुत फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी 2 से 3 साइट आने के चांसेस रहते हैं। इंस्क्रिप्शंस मैंने देखा है कि अच्छा खासा एग्जाम में आने लग गया है, तो अगेन 2 से के आसपास अशोका मेजर माइनर रॉक एडिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन काफ़ी आता है, ठीक है। मेगालिथिक स्पेसिफिकली यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ट्रेड सेंटर्स, पोर्ट, 1-2 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। कल्चरल साइट में टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, these are the areas from where maximum number of sites are coming in the map। तो मैंने आपको ब्रॉड प्रायोरिटी समझा दी है। अभी अगर ट्रेंड का देखें तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर, देखो प्रिपेयर दोनों में कर लो, लेकिन ऐसा है ना कि जिन बच्चों ने मान लो प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2023 में, 22 में, उन्होंने देखा कि भाई सिर्फ पॉलिटिकल मैप आता है, 2 साल से प्रिपेयर करे से पॉलिटिकल आ रहा था, तो फिजिकल में कभी करके ही नहीं देखा, कभी लाइन ड्रॉ करके ही नहीं देखी, है ना, ग्रिड पैटर्न बनाना ही नहीं सीखा। अब उन बच्चों को इस साल शॉक लगा होगा अगर पहला मेंस दे के आए 25 के अंदर। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल को भी तैयार करें। पॉलिटिकल थोड़ा इजी साइड में रहता है आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, फिजिकल में वही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इसके भी कुछ अपने बेनिफिट हैं। जैसे मान लीजिए कोई साइड बॉर्डर एरिया पे है महाराष्ट्र के और सपोज मध्य प्रदेश के, तो दोनों साइड जो है वो सही हो जाती हैं उस केस में, चाहे एमपी का लिख दो चाहे महाराष्ट्र का लिख दो, बिकॉज वो आसपास में है ना। लेकिन इफ पॉलिटिकल में तो आप लिख ही नहीं सकते, बिकॉज क्लियरली दिखा है कि भाई इसी स्टेट की हमें साइड चाहिए। तो फिजिकल साइड्स पे ध्यान देना है। आइडेंटिफिकेशन पे प्लीज़ ध्यान दीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करिए, टू द एक्सटेंट पॉसिबल प्रेप करियर आईएएस के नोट्स ले लीजिए, ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन लिखना सीखिए। इन्फॉर्मेशन लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए 4-5 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। नंबर 1, आप उसकी जोग्राफिकल साइट बताइए पूरा अच्छे से, ठीक है, जिसमें आप रिवर बता सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, ऑल दैट जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। अलॉन्ग विद जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्या है, आपकी जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है मान लीजिए, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक। लाइक सपोज दे हैव मेंशन अबाउट कैपिटल ऑफ सो एंड सो डायनेस्टी, तो बता सकते हैं कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल वगैरह है। तो सेकंड में आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को बता सकते हो। होमिनिड डिस्कवरी साइट है तो क्या होमिनिड वहाँ पे मिला है स्पेसिफिकली, वो इन्फॉर्मेशन आप डिस्कस कर सकते हो। फिर आप कोई भी 3-4 पॉइंट यहाँ पे कर लीजिए।
This is the holistic way to prepare map. Okay, and map, why we discuss about this all the time? देखो टोटल पेपर का 10% है, 50 मार्क्स, और स्कोरिंग है, ठीक है, स्कोरिंग है। इस साल तो मुझे लग भी रहा है कि 2025 में अच्छे मार्क्स आने चाहिए बच्चों के हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर। हमने भी जो बच्चों को पढ़ा के भेजा अच्छा खासा वहाँ से आया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि दोज हु हैव डन हार्ड वर्क, दोज हु हैव लर्नड फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, दे विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल। सो नेक्स्ट ईयर के लिए सबसे पहला चीज़ में यही आप सब लोगों को बताना चाहता था कि भाई आप मैप अच्छे से प्रिपेयर करिए। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, 3 साल का हमने पेपर देख लिया, 3 साल के हमने मैप देख लिए, साइड बाय साइड हमने इन्फॉर्मेशन भी देख ली, तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। द ओनली थिंग विच यू नाउ हैव टू टेक केयर ऑफ इज नोट्स। नोट्स प्लीज़ प्रेप करें IAS के, या फिर अभी जैसे PWO भी पढ़ा रहा हूँ तो कहीं से भी हम मेरे नोट्स ले लेना, कोई भी हो, चाहे आपके फ्रेंड से मिले, चाहे आपको कोर्स अगर आप कर सकते हो तो दोनों, वट एवर पर्पस, वट एवर सोल्स द पर्पस, है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज अबाउट मैप। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ एंशिएंट के, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ एंशिएंट इज अबाउट कि भाई हमारा जो सिलेबस है एंशिएंट इंडिया का, इट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। इनफैक्ट अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूँ, एंशिएंट को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिडिएवल को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉडर्न 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ एडिशन पार्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, और वर्ल्ड हिस्ट्री फिर से 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल पूरा हिस्ट्री ऑप्शन का सिलेबस 51 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब 51 पार्ट्स में से हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो दिस इज सिंपल मैथ। अगर हमारा पूरा सिलेबस 51 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब तो हमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हाँ भाई हमें किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अगर पूरे सिलेबस को आप देखेंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी रोमांटिसिज्म का नहीं चलेगा कि भाई सब कुछ 100% तरीके से कर लेंगे, ऐसे नहीं चलती है दुनिया, ठीक है। एक नेशन भी है मान लीजिए, तो उसको भी अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपको भी अपने लिए प्रायोरिटी सेट करनी है कि हाँ 4 पार्ट में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, ठीक है। 10% तो ऑलरेडी मैप हो गया, तो कहानी वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। और मैप में पहले एक टाइम पे मिडिएवल की भी साइट्स आया करती थी, आजकल कुछ आता नहीं है, तो वहाँ पे अननेसेसरी मैप करने मत बैठ जाना, मतलब लिमिट योरसेल्फ, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो एंशिएंट इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, मिडिएवल 12, मॉडर्न इज 15 एंड अगेन वर्ल्ड इज 12। अब एक किसी भी साल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, पेपर 1 जो होता है ना, पेपर 1, उसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो पहला मैप का क्वेश्चन है, एंड देन वी हैव 23 मोर क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं ब्रॉड लेवल पे, ठीक है। 23 क्वेश्चंस हैं, जिसमें एंशिएंट में 9 क्वेश्चन आएंगे एंड मिडिवल के अंदर 14 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 के टोटल मिला के। इसमें मैं गिन रहा हूँ, एक मैप का क्वेश्चन आ गया, प्लस क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, एवरी 2, 3 एंड 4 ऑल 3 हैव 3 पार्ट्स, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 9। मिडिवल में क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 क्वेश्चंस 10 मार्कर्स, प्लस जस्ट लाइक एंशिएंट 9 मोर क्वेश्चंस, तो टोटल 14 क्वेश्चन हो गए। वहीं हम देखेंगे मॉडर्न में 14 और वर्ल्ड में भी 14। तो आप देखिए अब टोटल मिला के हमारे कितने क्वेश्चन यूपीएससी एक साल में पूछ सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 23 प्लस 28, है ना, 23 प्लस 28। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो वही कहानी फिर से बैठ गई कि हमारे पास लगभग 51 क्वेश्चन बैठने हैं, ठीक है। 23, 28, सिलेबस पूरा का पूरा डिवाइडेड है इनटू 51 पार्ट्स, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी 51 है ना, प्लस एक मैप वाला अलग से हो जाता है, तो 52 कह सकते हैं एक तरीके से। अब हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि क्या हर पार्ट से एक क्वेश्चन आता है। लार्जली आप समझिए, पेपर बनाने वाले को थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ता है, पेपर बनाने वाले को ये इंश्योर करना पड़ता है कि हाँ थोड़ा सा वेल रिप्रेजेंटेड पेपर बनाए। ऐसा नहीं कि सबका सब मौर्यन पीरियड से पूछा जाएगा या सबका सब इंडस वैली से पूछा जाएगा, नहीं, इस तरीके से एक पेपर नहीं बनता है। पेपर को काफ़ी तरीके से बनाया जाता है। हम लोग भी जब यहाँ टेस्ट सीरीज बनाते हैं बच्चों के लिए, तो हम भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हाँ किस तरीके से पेपर बनना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन रूल्स which are being followed by UPSC for making questions, and you can also learn with respect to them. तो अब देखते हैं कैसे कैसे यूपीएससी पेपर बना रहा है पिछले 3 साल से। पहला टॉपिक आता है एंशिएंट में प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, लार्जली आप देखेंगे इसमें हम बात करते हैं पैलेलिथिक की, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, है ना, और इवन अप टू दी चैल्कोलिथिक पीरियड। तो ये 3-4 पार्ट हैं जहाँ से टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 3 साल में, तो 2 क्वेश्चन आए हैं।
और ये प्रिडिक्ट करना भी रिलेटिवली ऑन द ईजियर साइड है। 23 में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे न्यूलिथिक एज के ऊपर आएगी। न्यूलिथिक एज रिप्रेजेंट्स अ रेवोल्यूशन ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एग्जामिन। अब वी गॉर्डन चाइल्ड का स्टेटमेंट है, उनके हिसाब से कितना हम इसको रेवोल्यूशन मान सकते हैं। यू कैन एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलिथिक पीरियड, यू कैन शो सम लिमिटेशंस ऑल्सो, एंड देन यू कैन गिव द काउंटर पर्सपेक्टिव साइड बाय साइड। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन न्यूलिथिक एज के ऊपर है। न्यूलिथिक एज एक ऐसा एरिया है जिसमें 5 से 6 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, हर साल तो पॉसिबल नहीं है, बट आ गया 23 में। 25 अगर हम बिल्कुल इसी साल की बात करें तो क्वेश्चन वाज ऑन चैल्कोलिथिक पीपल, और बहुत ही नीश कैटेगरी का क्वेश्चन था। ऐसा नहीं था कि पूरा चैल्कोलिथिक पीरियड पे पूछ लिया। इट वाज नॉट इजी, इट वाज वेरी वेरी स्पेसिफिक, एंड यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोलिथ। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट इन माइक्रोलिथ एंड वर आल्सो स्किलफुल वर्कर्स इन स्टोन। सो लार्जली यू हैव टू टॉक अबाउट देयर स्किल्स, what kind of skills these people were having, and it is something which is again very very relevant. तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है, समझना है कि एटमैक्स, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री से कौन से टॉपिक से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूलिथिक या फिर चैल्कोलिथिक। ना तो वो पैलेलिथिक से क्वेश्चन पूछता, मेसोलिथिक से अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे उनके सिर्फ टूल्स माइक्रोलिथ पे क्वेश्चन आया है, और कोई क्वेश्चन इनफैक्ट आज तक 2013 से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सिर्फ क्वेश्चन आता है तो वो न्यूलिथिक पे आता है या चैल्कोलिथिक पे आता है। इस बार हमने प्रेडिक्ट भी किया हुआ था कि भाई क्वेश्चन चैल्कोलिथिक के ऊपर आएगा, तो इसलिए हमने बहुत प्रायोरिटी पे बोला था कि चैल्कोलिथिक को ठीक से पढ़ के जाएंगे। आप लोग भी देखिए, ये है ना कि भाई पढ़ाई करते वक्त ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर प्रोबेबिलिटी पे वर्क आप नहीं करेंगे देन यू विल बी वर्किंग टायरलेसली विद नो आउटकम, एंड वी हैव टू डिफाइन कि हमें क्या आउटकम चाहिए। आउटकम सब मिलेंगे, 300 नंबर चाहिए, 270 चाहिए, 280 मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है उसके लिए कैलकुलेशंस करनी है। तो हाँ, ये वाला एरिया है, बट वी विल गिव इट रिलेटिवली लेस प्रायोरिटी इन जनरल फॉर दी प्रिपरेशन। वाई? बिकॉज हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, और आएगा भी तो या न्यूलिथिक से आएगा या फिर चैल्कोलिथिक से आएगा। उसके अलावा यहाँ क्वेश्चन इन जनरल आएगा नहीं, और ये रिलेटिवली वो थीम्स है जहाँ से मैप ज़्यादा आता है। तो इस एरिया से मैपिंग प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए rather देन आपके आंसर राइटिंग के ऊपर। आंसर राइटिंग आप कर लीजिए 1-2 क्वेश्चन, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पूरी थीम के अंदर। अगर आप देखेंगे भूपेंद्र सिंह के अंदर भी इसके ऊपर एटलीस्ट आई थिंक 2 या 3 चैप्टर हैं, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दीजिएगा, उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज आप सिलेबस अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं ये एजम्पशन लेके बैठा हूँ कि शायद आप ठीक ठाक अब पढ़ चुके हैं। सिंस यू हैव स्टडीड गुड इनफ, तो अभी आपके पास ये पर्सपेक्टिव है कि अब आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा तैयार करिए जहाँ से क्वेश्चन आएगा, और वो हमारा टॉपिक नंबर 2 है। ठीक है, so topic number 2 for ancient India, it is Indus Valley civilization. Now you must be able to see this. There is a question in 23, there's a question in 24, there's a question in 25. Every year we are having one question, which means this is the first major theme. This is the first major theme for 2026. इसको आपको भाई ठीक से पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 का अगर देखेंगे तो हरप्पन्स वर नॉट एन आर्टिस्टिक पीपल कमेंट, जीएस के अंदर क्वेश्चन आया था हरप्पन आर्किटेक्चर के ऊपर, उसी का काउंटर क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछ लिया सेम ईयर में। तो आप सोचिए एक ही साल में 2 क्वेश्चन, एक जीएस में एक ऑप्शनल में। और मैं ये भी फिलोसफी में पहले दे चुका हूँ कि कई बार जीएस में जो क्वेश्चन आता है वही सेम क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में भी आता है, उसी के आसपास क्वेश्चन आता है। आ गया इस साल फिर से। तो आप लोगों को हरप्पा के बारे में पढ़ना है। पिछले 2 साल से ना आर्ट के आसपास क्वेश्चन आया है, तो अब आर्ट की थीम मुझे लगता है लगभग एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब आर्ट के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है 2026 के लिए। तो वापस से हम उन्हीं थीम्स की तरफ फिर से चलेंगे जहाँ से इन जनरल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ओरिजिन या फिर डिक्लाइन। बिकॉज लंबे टाइम से अब ओरिजिन और डिक्लाइन पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बिकॉज नेचुरली एक टाइम था, है ना, पहले 7-8 साल में यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन ओरिजिन और डिक्लाइन पे पूछ रहा था, तो हम लोग भी वही पढ़ के जाते थे और कुछ पढ़ते ही नहीं थे ज़्यादा अच्छे से। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हिस्टोग्राफी याद करके जाते थे। तो आप लोगों के लिए एक मेरी तरफ से प्रायोरिटी है कि आप The Harappans were not an artistic people, ये वाला क्वेश्चन देखिए। The Harappan art contributes to our understanding of their aesthetic sensibilities in addition to spiritual and ritualistic life. So in general हम उनके religion की बात कर सकते हैं।
And then Indus Saraswati cultural zone exhibited both homogeneity and diversity, means both kind of characteristics. कहाँ homogeneity दिखती है, कहाँ diversity दिखती है. Homogeneity दिखती है ब्रिक्स में, ब्रिक्स लेइंग का जो रेशो है 1:2:4 का है. इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल को वो इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना. जो स्ट्रीट्स बन रही हैं राइट एंगल्स पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ होमोजेनिटी हमें दिखती है सील्स में, सीलिंग्स में, पॉटरी में टू सम एक्सटेंट. वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है. एंड साइड बाय साइड कहाँ कहाँ पे डाइवर्सिटी दिखती है रिलीजन के अंदर ना, कितनी सारे अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं. तो जो भी चीज़ें डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हो वो आपको लिखनी है कैरेक्टर वाइज. वो इकोनॉमिक हो सकता है, वो रिलीजियस हो सकता है, वो कुछ भी पार्ट हो सकता है उसका. तो दैट्स द क्वेश्चन विच केम इन 2023. 2023 वाला क्वेश्चन रिलेटिवली ज़्यादा आसान है देन 24 एंड 25. बिकॉज इन जनरल बच्चा क्या करता है ना, आर्ट वाले पार्ट को लेस प्रायोरिटी दे के जाता है. और आपको मैं यही समझा दूँ, जो बच्चा आर्ट को छोड़ेगा पेपर 1 में मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे. तो इफ़ यू वांट टू बी अ टॉप स्कोरर, है ना, अगर फिर से आप भी ऐसे बच्चे हो जो 300 स्कोर करना चाहने का चाह है ना अगर अंदर, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो. अभी समझा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर जब मेंस आता है ना नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सबसे लास्ट प्रायोरिटी दोगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे और उसका इंटरप्रिटेशन लिखना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा. सो इंडस वैली इज़ द फर्स्ट मेजर थीम. Okay, focus is going to be on characteristics as we can see from last 3 years, and side by side the focus can also be on the origin and decline. First major theme of ancient India. Next theme that we have is megalithic. ठीक है, अब मेगालिथिक के साथ ऐसा है कि मेगालिथिक हर 3-4 साल में एक बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी रही है. एक बार फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई है, अभी 24 में था, उससे पहले आई थिंक 21 या 22 में क्वेश्चन आया था, 23 में नहीं था क्वेश्चन. सो मेगालिथिक क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है वो भी, उसकी भी फिलॉसफी समझो. क्योंकि साउथ इंडिया से ना हमारे पास थीम कम है. साउथ इंडिया की अगर हम हिस्ट्री की बात करें स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले मेगालिथिक आता है, फिर संगम एज आती है और फिर बाद में स्टेट स्ट्रक्चर आता है. जैसे मान लीजिए पल्लवास, चोलास, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, बाकी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा थीम्स है नहीं साउथ इंडिया से पूछने के लिए. एंड यूपीएससी को डाइवर्सिटी लेके आनी ही पड़ेगी क्वेश्चन ड्राफ्टिंग के अंदर, अदरवाइज काम चलेगा नहीं. इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है. तो मेगालिथिक थीम जो है इट विल स्टिल रिमेन रेलिवेंट बिकॉज नंबर ऑफ थीम्स फ्रॉम साउथ इंडियन हिस्ट्री दे आर लिमिटेड नेचर. तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि इसमें अपना आप बेस्ट हम दे सकें. ठीक है, तो इस थीम की रिवीजन कर लीजिएगा. स्टिल उपेंद्र सिंह इज़ मोर देन इनफ एज अ सोर्स. ठीक है, अगर आप सोर्स की बात करो तो कोई एंशिएंट इंडिया में अगर हम देखें एज अ सोर्स, सो उपेंद्र सिंह स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक. ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है आज भी. इसी को यूटिलाइज करके अलॉन्ग विद सम अदर बुक्स वी हैव क्रिएटेड आवर नोट्स. अगर आपके पास हमारे फाउंडेशन के नोट्स हैं या फिर हमारे कुरियर प्रोग्राम जो रहता है ना, जो पोस्टल प्रोग्राम है उसके नोट्स हैं तो भी चलेगा. या फिर अभी आप कहीं अभी करंटली फाउंडेशन कहीं से करो, कोई भी नोट्स हो हमारे वो चल जाएंगे बिकॉज हमारे नोट्स लार्जली होलिस्टिक रहते हैं. ठीक है, नोट्स कर लीजिए और साथ में सॉल्व कर लीजिए PYQs. बेस्ट तरीका है और नोट्स लार्जली आपके बेस होने चाहिए ऑन उपेंद्र सिंह. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्कोरिंग वेल इन एंशिएंट इंडिया. और यहाँ पे जो थीम्स हैं, जितनी भी थीम्स अगर आप देखेंगे मोटा मोटा ये सब आपका उपेंद्र सिंह में डिस्कस किया हुआ है. 100% तो कभी नहीं मिलेगा लेकिन 60-70% मिल जाएगा. एग्जाम पास करने लायक मिल जाएगा, 280-299 करने लायक ईजिली मिल जाएगा. बाकी तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स पे. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सी थिंग्स. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई इन्फॉर्मेशन एक चीज़ है, उसको लिखना अलग चीज़ है. अभी हम बस ये बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बिकॉज आंसर राइटिंग पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पहलू हैं, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, और उसी के लिए अभी हम एक कोर्स भी ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसका डेमो वीडियो आपको कल या परसों तक मिल जाएगा. द होल इज़ अबाउट लाइव आंसर राइटिंग. सो मैं अभी लाइव आंसर राइटिंग का हमें कंसेप्ट चालू करेंगे. ठीक है, उसमें मैंने अच्छे खासे लेसन्स प्लान किए हैं. अराउंड 30 लेक्चर्स होंगे 1 to 1.5 आवर्स के, जो मैं और मेरे साथ में एक और एसोसिएट फैकल्टी है नवाजिश सर, हम साथ मिल के लेंगे और बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे आंसर राइटिंग. इट्स गोइंग टू बी सुपर अफोर्डेबल, बहुत सुपर अफोर्डेबल लेवल पे हम उसको लेके आएंगे ताकि मैक्सिमम बच्चा जो हिस्ट्री ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहा है उसको आंसर राइटिंग आ जाए. बिकॉज वी नो दैट द क्वालिटी इज़ ऑलवेज लैकिंग इन दिस ऑप्शनल. है ना, क्वालिटी हमें पता है वो टीचर्स में भी लैकिंग है, वो स्टूडेंट्स में भी लैकिंग है टू सम एक्सटेंट. बिकॉज जिनको आता ही नहीं उससे अगर पढ़ लिया तो फिर कहाँ से डेवलप होगी. ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे. वैदिक पीरियड अगेन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम.
अगर इंडस वैली के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थीम कोई है तो वो वैदिक पीरियड है। पिछले 2 साल का अगर मैं क्वेश्चन देखूं, ठीक है, वो लार्जली है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट सिस्टम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3A 2025 का, द ओरिजिन ऑफ द टेरिटोरियल रिपब्लिक्स has been traced to the reaction against the pattern of life that evolved in the Vedic period. So we have to write about the rise of republics and we have to link it to the features linked to Vedic period. 24 में discuss the evolution of state institution and taxation system from Rig Vedic period to later Vedic period. तो इसी का ही एक next level क्वेश्चन आपको 2025 में मिला। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यूपीएससी भी इवॉल्व करता है क्वेश्चंस को। तो आप लोग भी इससे सीख सकते हो कि हाँ कैसे किस तरीके से, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज लार्जली एट द इंटरफेस ऑफ वैदिक पीरियड एंड द महाजनपदा पीरियड, दोनों का एक मिक्सचर है। 23 में अगर आप देखेंगे तो इट वाज ब्रॉडर डिबेट, हाउ डू द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड वास्ट कॉर्पस ऑफ वैदिक लिटरेचर help to determine the Aryan problem in Indian history discuss. So again it's a very important question and thematic question है। आपको सारे सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे, डिबेट्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा और आंसर क्रिएट करना पड़ेगा। हिस्टोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। देखो अच्छे परफेक्ट आंसर लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कंक्लूजन कैसे करना है, कहाँ पर डायग्राम बन सकते हैं, कहाँ पर मैप बन सकता है, कहाँ पर चार्ट बन सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक हॉक्स करके हमारी सीरीज़ थी पुरानी यूट्यूब पर, चाहो तो उसे एक बार देख लो। 30-40 क्वेश्चन होंगे आई थिंक लार्जली उसके अंदर, और वो आप इजीली आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे सकता है कि हिस्ट्री ऑप्शन में आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। तो जो बच्चे चाहते हैं कि भाई वो आंसर राइटिंग भी सीख जाएं और इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं, यू शुड नॉट हैव द अमाउंट टू इन्वेस्ट, है ना, किसी कोर्स में, तो यूट्यूब पे फ्री सीरीज़ है पूरी की पूरी, आप उसको यूज़ करो और आंसर राइटिंग सीखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग सीखोगे उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम इज आर्यन एंड वैदिक पीरियड। थर्ड थीम देखिए मौर्यन एम्पायर की है। मौर्यन एम्पायर जैसे मैं आपको बताऊं कि हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, ये कैरेक्टरिस्टिक बन चुका है। ठीक है, कुछ ईयर्स हुआ करते थे पहले जब कम आता था, अब तो भाई यूपीएससी इसको छोड़ ही नहीं रही है। 2025 में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग रहा है, हाउ फॉर डिड द मौर्यन फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल कल्चर ऑफ गंगेटिक प्लेन। ठीक है, तो दैट समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। 2024 में 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन वर वेरी मच लिंक टू बुद्धिज्म। एंड 23 दे आस्क्ड अबाउट द इंपीरियल आइडियोलॉजी। Okay, what was the ideology with which the Mauryans were ruling their empire? So अगर मैं टोटल ओवरऑल सम गेम देखूं, एक क्वेश्चन मतलब पॉलिटिकल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, फिर रिलीजियस क्वेश्चन आए हैं और इस साल मटेरियल कल्चर आए। सो डाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ बिग थीम। तो आप लोग इंश्योर करिएगा कि आप मौर्यन एम्पायर का टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें और हर पहलू को समझें, बिकॉज इफ़ यू विल रिमेन लिमिटेड टू 1 or 2 थीम्स, है ना, उससे काम नहीं चलने वाला। अच्छी खासी डाइवर्स थीम पढ़ने की कोशिश करो मौर्यन एम्पायर के ऊपर। ठीक है, एक टाइम था जब स्टेट सिस्टम के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे, बट वो जो स्टेट सिस्टम के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे वो अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है आफ्टर 23। मैक्सिमम क्वेश्चन लाइक 24, 25 हैव नॉट कम विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट सिस्टम। सो दैट्स समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। पोस्ट मौर्य अगेन एक इवॉल्विंग इमर्जिंग थीम है, जहाँ पहले यूपीएससी कम क्वेश्चन पूछता था, बट अब यहाँ से क्वेश्चन जो है ना वो इंक्रीज हो गए हैं। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 25 में, दे आस्क्ड अबाउट नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग 1st to 3rd century CE। ठीक है, वहीं अगर हम 24 का देखें तो वेस्टर्न सेट्रप्स आर नोन फॉर द सोशो इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली इन ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन। सो वेस्टर्न सेट्रप्स पूछा है, वहाँ 1st से 3rd century, वहाँ लार्जली हमें कुशान्स के बारे में लिखना है। So Indo-Greek, Shakas, Kushanas, and from Shakas itself we have Western satraps. So effectively अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पीरियड है, पहले हम इसको थोड़ा सा ना इग्नोर करते थे। इनफैक्ट मैक्सिमम फैकल्टी इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए भाई अच्छे से। ये थीम आप पूरा छोड़ नहीं सकते हो, ब्रॉडर थीम है, लेकिन थीम को तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और लार्जली कौन से एरियाज़ को एक्सप्लोर करना है, इकोनॉमिक थीम को एक्सप्लोर करना है, इकोनॉमिक थीम को एक्सप्लोर करना है। पॉलिटिकल थीम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा एटलीस्ट फैक्ट याद करने पड़ेंगे। एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स विच विल मेक यू अनस्टॉपेबल। साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने 2-4 और पार्ट्स को मैच कर दिया है ना, जैसे कि डिस्कस द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू पल्लवा conflict between the Pallavas and Chalukyas and mention how this rivalry shaped the art tradition in South India. Again, examine the courses of Pallava Chalukya conflict between 6th and 8th century CE. आगे देखेंगे, examine the role played by Agraharas in the promotion of education in the early medieval India. How far the Sangam literature acts as a window into the social and cultural tradition of ancient South India.
अगर मैं साउथ इंडिया के बारे में देखूं ब्रॉड लेवल पे, ठीक है, वहाँ से 3-4 यही थीम है घूम फिर के, एक थीम और आप ऐड कर सकते हो तमिल भक्ति वाला जो थीम है। इतना अब अगर आप ठीक से प्रिपेयर करते हो तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। संगम वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल में 3 साल में क्वेश्चन आना ही है। अगर संगम पिछले 2 साल से नहीं आया है तो आप लार्जली लिख के रख लीजिए कि 26 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि थीम ही कम है ना। अब करें क्या, एग्जामिनर के पास भी तो ज़्यादा चॉइस नहीं है, जब आपका चॉइस नहीं तो आप उसको यूज़ करोगे बार बार। तो अभी उन्होंने पल्लवा चालुक्य को बार बार पूछ लिया है, अब टाइम आ चुका है वापस से, ठीक है, टाइम वापस आ चुका है संगम का। गुप्ताज वकाटकास, अब देखिए इस पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। गुप्ताज वकाटकास पॉलिटिकल क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आ रहे। सोशल या इकोनॉमिक थीम्स पे फिर भी क्वेश्चन आए हैं 2022, 23, 24 में आए हैं सोशल और इकोनॉमिक थीम पे, बट पॉलिटिकल थीम हैज़ बिकम लिटरली डिफंक्ट। हर्षवर्धना से कोई क्वेश्चन नहीं है। हर्षवर्धना से लास्ट टाइम आई थिंक क्वेश्चन 1998 में आया था। So that's largely a topic of 20th century. They're not even asking about it in 21st century. So highlight the contribution of Aryabhatta, Varahamir and Brahmagupta in the fields of astronomy and mathematics. Completely factual question. Such kinds of question can give you very high marks or very low marks. It will never give you average marks because आप जानते हैं या तो आपको पता है या नहीं पता, फैक्चुअल क्वेश्चन है। 23 स्टेटस ऑफ वुमेन in the Gupta period as compared to pre-Gupta period. So again a social question, thematic question. गुप्ता पीरियड से बहुत ज़्यादा कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं। कभी उनकी इकोनॉमी को कंपेयर किया जाता है विद कुषाण, कभी उनकी सोसाइटी को कंपेयर किया जाता है, कभी रिलीजन को कंपेयर किया जाता है विद द पोस्ट गुप्ता पीरियड। सो जब भी इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करो, कंपैरेटिव तरीके से प्रिपेयर करो ना, दैट हैज़ बीन द वे इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। अगर आपने नॉर्मल तरीके से प्रिपेयर भी किया हुआ तो भाई उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए फाउंडेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो सिर्फ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए हैं। उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ वो पढ़ के आप पास हो जाएंगे। हम लोग जब भी पढ़ाते हैं हम बहुत ही एक्सपेंसिव तरीके से बहुत लार्ज पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मेरे पास तो अच्छे नोट्स भी नहीं है, मेरे को तो सिर्फ इतना ही पढ़ाएगा, मेरे को तो हिस्टोग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगी। अरे भाई अब जो हो गया हो गया, यू हैव टू नाउ मूव फॉरवर्ड। अगर आप सही यूट्यूब चैनल पे अगर आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी सही तरीके से उसको आप संभाल रहे हैं, मुझे लगता है आप अभी भी अच्छा कर सकते हो। rather than now sticking with the criticism of the previous teachers, आपको फोकस करना चाहिए क्या अब हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर आपकी आंखें खोल दी हैं, अगर आप अब समझ पा रहे हैं किस तरीके से आगे पढ़ना है, तो आई थिंक प्लीज़ नाउ स्टार्ट विद व्हाट यू कैन। दिस इज द बिगिनिंग। समटाइम्स गलत जगह से पढ़ने के बाद ही बाद में रिजल्ट निकलता है ना। तो स्टार्टिंग में बच्चे को कोई जानकारी ज़्यादा होती नहीं, कहाँ से पढ़ना चाहिए कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए, और जहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए वहीं से सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं इन जनरल, बिकॉज दैट हैज़ बीन द वे थिंग्स आर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड। जब तक पता चलता है कहाँ से पढ़ना तब तक कई बार क्या होता है ना कि हम लेट भी हो जाते हैं। बट एनीवे मेरा भी यही मानना है कि जो भी बच्चे आप में से पढ़ चुके, कहीं से भी पढ़ा हो, अब इस तरीके से पढ़ाई करके देखो, दिस विल ब्रिंग रिजल्ट। ओके, दिस विल ब्रिंग रिजल्ट। जस्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ सम टेस्ट सीरीज, जस्ट बिकमिंग पार्ट ऑफ सम कोर्स, उससे रिजल्ट नहीं आता है। आपको अपने ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा, तरीके से डालना पड़ेगा। और पीवाईक्यूज भी क्या है ना कि पीवाईक्यूज पिछले कुछ साल के अगर हम देखें तो उनके बेसिस पे आपको एक इंटरप्रिटेशन लेके आना है किस टाइप के पेपर अब बन रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ओके, रीजनल स्टेट्स में कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है। एटमैक्स हम चाहें तो साउथ इंडिया की स्टेट पल्लवा चालुक्य वाला यहाँ पे भी थीम ऐड कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन है, जैसे आप देखिए, हाउ इज इट करेक्ट टू से दैट पोस्ट गुप्ता पीरियड वाज रिमार्केबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस कल्ट्स इन इंडिया। अगेन एज आई टोल्ड यू, रिलीजियस लाइफ ऑफ गुप्ता वर्सेस पोस्ट गुप्ता पीरियड ईजी है। ठीक है, देन कल्चरल हिस्ट्री से भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन आया था 23 में, एनालाइज द टेनेट्स स्प्रेड एंड इम्पैक्ट। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। अब 2025 में आप देखिए अर्ली मिडिएवल पीरियड जो है, अर्ली मिडिएवल पीरियड के क्वेश्चन यहाँ पर भी आते हैं और मिडिएवल के अंदर भी आते हैं। ठीक है, दोनों जगह आ सकते हैं बिकॉज टॉपिक जो है वो इंटरसेक्शन पे है। 3 क्वेश्चन आए और तीनों एक से बढ़कर एक। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर से लिंक्ड है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्रॉडर लेवल की सोशल मोबिलिटी जैसे कि कास्ट सिस्टम से लिंक्ड है। ठीक है, सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डायनामिक्स ऑफ सोशल मोबिलिटी इन अर्ली मिडिएवल इंडिया were shaped by a complex interplay of caste hierarchies, religious legitimization, economic transformation, and political patronage. Critically assess how these factors collectively reconfigured the structure of early medieval Indian society. Meaning, whatever change happened in the society, what were the factors for that? आपको ये लिखना है। ठीक है, easy question है, wordings बहुत difficult तरीके से बनाई हुई है।
How far temple architecture under the Cholas became more refined and grandiose as compared to early South Indian temple architecture styles? Again a very easy question, but तभी जब आपको art and architecture ठीक से आता हो. 4C, evaluate the major stage in development of art and literature in early medieval India and explain how these stages reflected the broader changes in society and patterns of patronage during this period. So linking of art and literature with that of the broader change in the society. So अर्ली मिडेवल पीरियड हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है भैया एग्जाम के लिए, हमेशा. इनफैक्ट आप देखिए अर्ली मिडेवल पीरियड और ऐसे ही मिडेवल और मॉडर्न के इंटरसेक्शन पे आती है 18th सेंचुरी. बोथ हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. तो मेरा यही कहना है हर बच्चे को कि भाई आप थोड़ा सा समझिए, समझदारी से काम लीजिए और इस तरीके से पढ़ाई करिए जहाँ से रिजल्ट निकलेगा. जस्ट बैठ के ये समझना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए सोर्स, सोर्सेज क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, कोई मार्क्स नहीं आने वाला उससे, ना कोई पूछने वाला. जिस दिन ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी ही नहीं. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, उसको टाइम पास थोड़ा ना करना है यहाँ बैठ के. At max, those kinds of basic question can be asked in the interview. Nobody is going to ask you such kind of question in the mains examination. मेंस एग्जामिनेशन में कंपटीशन टफ होता जा रहा है, आपको भी रिफाइन होना पड़ेगा. तो प्लीज़ दीज एरिया आर द एरियाज विच आर वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. इसी चीज़ को आप ध्यान में रखिए, ठीक है. इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है, हम लोग अभी एक और कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है. 2 कोर्स इनफैक्ट मेरे दिमाग में है. एक और है हिस्ट्री ऑप्शन लाइव आंसर राइटिंग, सिर्फ आंसर राइटिंग सिखाने के लिए, ठीक है. उसके अंदर चेकिंग वगैरह वाला कंपोनेंट नहीं होगा. सेकंड एक कोर्स हम बना रहे हैं जो कि हम हर साल करते हैं, ठीक है. इस साल हमने उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया है एंड इट इज़ नोन एज हिस्ट्री ऑप्शनल क्रैश कोर्स. तो क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करेंगे उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने फाउंडेशन किया हुआ है और एक बार अच्छे से पूरा सिलेबस को रिवाइज करवाएंगे, ठीक है. सम थ्रू द क्लासेस, कुछ उसमें लाइव क्लासेस होंगी 70%, 30% लगभग रिकॉर्डेड क्लास होंगी, ठीक है. बिकॉज नेचुरली इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी कि वो इतने लेक्चर्स हम लाइव करा सकें, ठीक है. बिकॉज हम उसमें क्रैश कोर्स में लार्जली पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे. एंड साइड बाय साइड हमारा ये एम्बिशन भी रहेगा कि आप लोगों को पूरा अच्छे से तरीके से मेंटरशिप भी प्रोवाइड करें. तो क्रैश कोर्स प्लस मेंटरशिप दोनों साथ में चलेंगी और यही चीज़ें हैं जो इंसान को अच्छा रिजल्ट निकालने में हेल्प करती हैं. चाहे श्रुति हो 2021 में रैंक 122 में बहुत सारे बच्चे टॉप 100 के अंदर आए, है ना, जिसमें से सुनील थे, अंकित थे, इन सारे बच्चों जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं 23 में बहुत बच्चों ने अच्छा स्कोर लेके आए. सो जो चीज़ें हैं ना, जितने बच्चों का रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर या इन जनरल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करके, आप भी वो अचीव कर सकते हो. बट ये आप अवॉइड करके आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे. आपको पर्पस समझना है कि व्हाट्स द पर्पस. हिस्ट्री ऑप्शनल तभी अच्छा हो सकता है जब आप उसको तरीके से कवर करें, अंडरस्टैंडिंग में गैप्स ना रहे, एंड दैट्स वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. उसको समझना है. चलिए अब अगले वाले पार्ट पे चलते हैं, मिडेवल इंडिया, ठीक है ना. आई होप एंशिएंट में ब्रॉडली आपको समझ में आ गया है कौन कौन सी थीम पे स्पेसिफिक फोकस करना है फ्रॉम आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. और एक और आपको मैं एडवाइस दे सकूं, ठीक है, तो वो ये है कि आप आंसर राइटिंग भी उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा करिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. वहाँ से ज़्यादा आंसर राइटिंग मत करिए जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं. भाई क्यों करना है हमें वहाँ से करना, हमें तो यार एग्जाम पास करना ना, कौन सा हम यहाँ हिस्टोरियन बनने आए हैं. आप में से कोई भी ना हिस्ट्री की बुक दोबारा नहीं उठाओगे जिस दिन आप पास हो गए, यहाँ पे अच्छी रैंक आ गई टॉप 100 में. नेक्स्ट डे बोलोगे सर कौन है आप, है ना, कहाँ से आती है हिस्ट्री, कौन पढ़ते हैं, कौन है वो लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं. सो ये मत अभी शुरू करना कि आई एम हेयर फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. नॉलेज किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए रिजल्ट. तो रिजल्ट के लिए पढ़ाई करो और उस पर कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग आए ही उस चीज़ के लिए भाई, है ना. इंजीनियरिंग करके आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, तो क्यों कर रहे हो, रिजल्ट के लिए कर रहे हो ना. ऐसा तो है नहीं कि हाँ आई हैव फाउंड माई ट्रू पैशन यहाँ पे कुछ नहीं है पैशन, ठीक है. तो तरीके से चीज़ें पढ़ो और उसी के ऊपर ध्यान दो. इसलिए हम लोग भी शुरुआत से दिमाग हमारा क्लियर है कि वी आर हेयर एज अ टीचर, बट मोर देन टीचर वी आर हेयर एज अ कोच. एंड कोच का काम यही है कि आपको सही डायरेक्शन में लेके चलना, और वो हमारा काम यही है ब्रॉडली. तो देखिए मिडेवल में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. तो कल्चरल ट्रेडिशन, ये वही अर्ली मिडेवल पीरियड वाला पार्ट है. मेन फीचर्स ऑफ वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर 24 में पूछा गया है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 3 आचार्यास, अगेन भक्ति मूवमेंट 6 से 24 में पूछा गया. 23 में अल बरूनी की असेसमेंट पूछी गई है, ठीक है ना, कि हाउ ही इवेंचुअली सॉ द इंडियन सोसाइटी. सो सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आया था. सोर्सेज देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आंसर राइटिंग की क्लास में समझाऊंगा कि सोर्सेज मेंशन करना क्यों जरूरी है. इन एवरी क्वेश्चन ऑफ पेपर नंबर 1 always mention sources
टू द एक्सटेंट पॉसिबल मेंशन द हिस्टोरियंस ऑल्सो, बट 60% क्वेश्चन में आप कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है। सोर्सेज कोशिश कीजिए कि 100% में करें, बिकॉज सोर्सेज इज समथिंग विच मेक्स हिस्ट्री। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस प्रोपोनेंट्स ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म। अब आप एक पर्पस समझिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन फ्यूडलिज्म के ऊपर 23 में आया, इनफैक्ट 20, 21, 22, 23 3-4 साल ना फ्यूडलिज्म के ऊपर हर साल क्वेश्चन आया। अब फ्यूडलिज्म पे क्वेश्चन 2 साल से नहीं आया है, तो 2 चांसेस है, या तो ये थीम कंटिन्यू करेगी या फिर ये वापस से रिवाइंड करके फिर से फ्यूडलिज्म पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स। अब ये लक का गेम है, ठीक है, इसमें ऐसे मैं एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर नहीं सकता, एस्ट्रोलॉजी मुझे आती नहीं है ना, वो तो मैं कर नहीं सकता, बट मेरा ये मानना है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि हाउ थिंग्स आर, हाउ टू इंटरप्रेट, कि दोनों तरीके से इंटरप्रिटेशन चल सकता है। कई बार यूपीएससी क्या करता है ना, एक टॉपिक 2-3 साल लगातार पूछ लेता है, उससे ये मिथ खत्म हो जाती है कि लास्ट बार आ गया तो इस बार नहीं आएगा, तो वो हमेशा काम नहीं करता है, ठीक है। बट स्टिल आप ये चीज़ समझ लीजिए, हो सकता है कि फ्यूडलिज्म पे क्वेश्चन अभी एक आधा साल और ना आए, पॉसिबिलिटी है, बट सोर्सेज वापस से आने लग गए हैं। इस बार अलबरूनी तो लास्ट ईयर आया था, इस बार जो क्वेश्चन था बारनी के ऊपर आ गया था उनके, ठीक है, और वो हम ऑलरेडी फाउंडेशन में भी पढ़ाते हैं। 13 सेंचुरी में 3-4 टॉपिक हैं, इल्तुतमिश हो गए, बलबन हो गए, इन्हीं पे ही लार्जली क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान पे लास्ट टाइम क्वेश्चन 2013 में आया था, इल्तुतमिश आई थिंक 21 या 22 में क्वेश्चन आया था, बलबन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 13 सेंचुरी से मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं लोगों के ऊपर आते हैं जो कि मेन मोनार्क्स हैं या सुल्तान्स हैं, तो यहाँ इनकी पॉलिसीज जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा 13 सेंचुरी में। देन 13 एंड 14 सेंचुरी में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सोसाइटी के, जैसे कि 24 में आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पोजीशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन। तो इट्स वेरी क्लियर कि भाई आंसर लिखने के लिए आपके पास अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, तभी लिख पाओगे। अलाउद्दीन खिलजी डोमिनेट्स, जो 14 सेंचुरी है उसको डोमिनेट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बिकॉज इनके इकोनॉमिक मेजर्स, मार्केट रिफॉर्म्स, 25 में भी क्वेश्चन है, 23 में भी क्वेश्चन है, तो इसको आप चाहे पहले डाल लीजिए चाहे बाद में, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक चीज़ बहुत क्लियर है, अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन में। इनफैक्ट अगर आप और कुछ पढ़ के जाए ना जाए, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, ये 2-3 टॉपिक तो हर साल, मराठास एंड 18th सेंचुरी, हर साल पढ़ के जाइए मिडिएवल इंडिया के अंदर, इनमें महारत हासिल करिए। जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये वो एरियाज है जहाँ पे आपको महारत हासिल करनी, जहाँ पे आपसे अच्छा आंसर कोई लिख ना पाए, जहाँ पे आपके नोट क्रिएशन है। इसलिए नोट भी अगर आप बना रहे हो ना, माइक्रो नोट्स, इन टॉपिक्स के ऊपर पहले बनाओ। हमें तो वहाँ नोट्स बनाने चाहिए ना जहाँ से आउटपुट निकले। नोट्स बनाने के लिए हमें कोई यहाँ पे अलग से रिकग्निशन थोड़ा ना मिलना कि वो भारत रत्न दे देंगे कि ये नोट मेकर है इंडिया के नंबर 1, वो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। 25 में बारनी वाज नॉट जिन्होंने लिखा था फतवा महाजहानदारी है ना, तो उनका जो बारनी फतवा जहानदारी वाज नॉट अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसमें वो वर्ड मिसिंग है, रेदर अ लेमेंट है ना, उसमें ज़्यादा क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, इलूसिडेट। 24 में अगर हम देखेंगे इवेलुएट फिरोज शाह तुगलक इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो अगेन इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन 15-16 सेंचुरी में अगर हम देखेंगे तो पोर्चुगीज के ऊपर पिछले 2 साल से क्वेश्चन आ रहा है, 25 में भी आया, 24 में भी आया। 25 इट वाज मोर अबाउट हाउ मैरीटाइम पावर डिस्टर्ब द पोर्चुगीज मैरीटाइम पावर डिस्टर्बेड द कैरेक्टर ऑफ ट्रेड। 24 में आया था फीचर्स ऑफ पोर्चुगल कॉलोनियल एंटरप्राइज। तो इसमें वो 2-3-4 जो इन्होंने टेक्टिक यूज़ किया था, कारतार सिस्टम हो गया, काफिला सिस्टम हो गया, ब्लू वाटर पॉलिसी हो गया, ये सारे के सारे आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको जानना है इनके बारे में। बहामनी सल्तनत का कंट्रीब्यूशन क्या है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दीज आर द थिंग्स विच यू विल फाइंड अंडर दिस टॉपिक, जो यूपीएससी अभी रिसेंटली जिसने कवर करी है। देन इसी फेज के अंदर हम देखें तो रिलीजियस थीम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, लाइक हैव रिलीजियस थीम इंस्पायर्ड अ लार्ज सेक्शन ऑफ लिटरेचर इन प्रोविंशियल लैंग्वेज इन लेट मिडिवल पीरियड। लेट मिडिवल पीरियड एक्चुअली वही है कि जो सेकंड हाफ ऑफ मिडिवल पीरियड है, फर्स्ट हाफ इज दिल्ली सल्तनत, सेकंड हाफ इज द मुगल पीरियड। तो आप इसमें इजीली हम यहाँ से एग्जांपल लिख सकते हो। सिमिलरली सिखिज्म, दे आस्क्ड दिस ईयर प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म रिप्रेजेंटेड a harmonious blend of Islamic and Indic religious beliefs and practices. So write about what were the ideas taken by Sikhism from other religions and what were the unique ones. Comment वाला क्वेश्चन है। Contribution of Kalandariya, वही सूफी मूवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ सूफी लिटरेचर एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगेन ये सारी चीज़ें हम एक्चुअली ना क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों को समझाते हैं, बट हर चीज़ को एब्जॉर्व करना, उसको एग्ज़ाम तक कैरी फॉरवर्ड करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अकबर के ऊपर हर साल क्वेश्चन आएगा भाई। 25 में राजपूत पॉलिसी पूछी गई है, इनका रेवेन्यू सिस्टम है, इन्हें धहसाला पूछा गया है। 24 में अगेन रिलीजियस पॉलिसी, इबादत खाना के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। 23 में नेचर ऑफ मुगल स्टेट इनके अंडर थी। तो हर साल अकबर की पॉलिसी पे क्वेश्चन आना ही आना है,
अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, अच्छे से पढ़ के जाइए। इनके ऊपर अगर एक्स्ट्रा रिसर्च भी करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। हिस्टोग्राफी याद करेंगे, वैल्यू मिलेगी। नहीं अननेसेसरी चीज़ टॉपिक्स पढ़ के बैठना नहीं है, जैसे शाहजहाँ हो गए या जहांगीर हो गए, वहाँ से क्वेश्चन कभी कभार आता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। बट अकबर वाला क्वेश्चन तो यार चूज ही करना पड़ेगा ना, बिकॉज यूपीएससी ये सोच के देती है कि ये आसान है, बाकी मुश्किल होगा। आप ये छोड़ देंगे तो कहानी मुश्किल पड़ जाएगी। औरंगजेब इज़ अ वेरी रिपीटेटिव थीम। देखिए 25 में आप देखिए उनकी रिलीजियस पॉलिसी पूछा है। 24 में अगर हम देखें तो उनकी पीजेंट अपराइजिंग्स व्हाई डिड हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। नूर जहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था, वो वंस इन ए लाइफ टाइम टाइप का क्वेश्चन है, वो कभी एक बार आके कहानी खत्म हो गई। अब वो नहीं आने वाला 4-5 साल तो कम से कम। आ भी गया तो हम उसको ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं भाई, छोड़ देंगे। 25 के अंदर अगर हम देखें तो कारखाना इस साल क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, इकोनॉमी एंड सोसाइटी वाली थीम में। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पूछा गया है। 24 में अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। सो इकोनॉमिक थीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन जनरल वी डू नॉट स्टडी द इकोनॉमिक थीम। हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी निकाल देते हैं, ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर ठीक से पढ़ते हैं, ना सोसाइटी ठीक से पढ़ते हैं, ना इकोनॉमी ठीक से पढ़ते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब लोग ये चीज़ समझ लीजिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, बिना ये सब करे आप टॉप स्कोर तो छोड़ ही दीजिए, फिर वो 250 नंबर वाली कहानी ही बैठेगी आपके लिए। अगर आपको 250 से 280 290 पहुंचना है रियल तरीके से, तो इन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। दिस इज़ द वे टू गो अबाउट इट, दिस इज़ द वे टू गो अबाउट इट, दिस इज़ द ओनली वे टू गो अबाउट इट, इनफैक्ट देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है। और अगर आपके पास नोट्स वगैरह का दिक्कत है, आपने कभी कोचिंग वगैरह लिया नहीं और अभी टाइम है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो विल बी स्टार्टिंग हिस्ट्री ऑप्शन क्रैश कोर्स। तो वो अभी मैं उसका एक डेमो वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या अप्रोच हमारी क्या रहेगी, किस तरीके से हम क्या क्या उसके डिलीवरेबल्स रहेंगे, स्पेसिफिक कोर्स के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो उसके लिए मैं एक डेमो वीडियो अभी अभी कमिंग टाइम में हम उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है। प्लीज़ सी कल्चर ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर पे क्वेश्चन आया है। ठीक है। डिस्टिंक्ट प्रोविंशियल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग पे क्वेश्चन आया है। यूरोपियन पेंटिंग्स के क्या फीचर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग, मुगल आर्किटेक्चर में क्या सिंक्रेटिज्म है, उस पर क्वेश्चन आया है। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिमेन्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन पेपर 1. If we are not doing that, then we are fooling ourselves and that does not produce result. So please आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे एफर्ट डालिए, चाहे कितना भी बोरिंग हो, कितना भी बकवास टॉपिक हो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके नोट्स बनाइए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, बट थीम्स को लिमिटेड रखें। हमें जीएस की तरह आर्ट एंड आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा अनलिमिटेड, लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम में उसको हम निकाल सकें। 18th सेंचुरी प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम। ठीक है। वाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम? बिकॉज इट नेवर ceases to amaze us. Every year you'll find something. 25, the question is about the Maratha, okay, the transformation of Maratha character, their rise and then their fall. 24 में तो देखिए 3 क्वेश्चन थे। एक मराठा गुरिल्ला वॉरफेयर, हाउ इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ द लार्जर एंड मोर एस्टैब्लिश आर्मी लाइक दैट ऑफ द मुगल्स। अशफ जाही डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का इम्पैक्ट पूछा गया है। ठीक है। 23 में आप देखिए 4 क्वेश्चन थे, है ना। हाउ मराठास पोज अ थ्रेट टू मुगल एम्पायर, हैदर अली वर्सेस टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, क्रिएशन ऑफ सिख एम्पायर, and the theme of economy of India was not stagnant in 18th century. So if you see broadly 18th century is one area जो बहुत dominating है। 18th century, early medieval period, art and architecture, this is where the game is। या तो आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं, मिनिमम मार्क्स लेके आ सकते हो, ये आपके हाथ में है ना। मैंने आपको समझा दिया, मेरा काम है समझाना, और वही इंटीग्रिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, उसी के साथ आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। So that's about paper 1. These are the themes from where UPSC is asking question. These are the themes where you have to put maximum of your effort. तो अगर हम मिडिएवल का बात करें तो कौन कौन से एरिया पे हम एफर्ट डालेंगे? अर्ली मिडिएवल पे एफर्ट डालेंगे। सुल्तान में जो स्टार्टिंग के 3-4 सुल्तान हैं, उनकी पॉलिसीज़ को एक बार इवेलुएट करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और अकबर को डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की थीम को मत छोड़िए, भक्ति सूफी को थोड़ा ठीक से कर लीजिए। ठीक है। औरंगज़ेब की थीम ठीक से करनी है, और फाइनली 18th सेंचुरी पे ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप इन थीम्स के ऊपर एक्सपर्टीज़ लेके आओगे, उतना ही अच्छा आपके मार्क्स आएंगे। यूपीएससी आपकी जो डेप्थ है ना, वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे चेक करती है जो आप लिखते हो। जो आप नहीं लिखते हो उस पर डेप्थ थोड़ी ना चेक हो सकती है। इसीलिए
जब मैंने 324 मार्क्स आए थे, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं हर टॉपिक पे बेस्ट था, नहीं, मैंने क्वेश्चंस वो चूज़ किए जिसमें मैं बेस्ट था, एंड यूपीएससी ने भी उस चीज़ को रिवॉर्ड कर दिया। इसलिए पेपर 1 के अंदर 168 मार्क्स उन लोगों ने दिए थे। पेपर 2 में उस साल मेरे 156 मार्क्स आए थे 2018 के अंदर। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे भी बेहतर करके चले गए कुछ कुछ सालों में। नेक्स्ट ईयर ही मेरे स्टूडेंट थे अमित आई थिंक पेपर 2 में 165 मार्क्स थे। पिछले कुछ टाइम के बाद द हाईएस्ट मार्क्स हैं ये, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई जितना साइंटिफिक प्रोसेस होगा, जितना स्टेबल प्रोसेस होगा, एक प्रोसेस जो इमोशनल स्टेबिलिटी, ऑप्टिमिज्म को आपके सामने रख सकता है, वो प्रोसेस आप फॉलो करो और उसी से ही पास होगे आप। ऐसा ऐसा गुरु मत चूज़ करो जिसको देख के रोज लगता है कि हम तो फेल होने वाले हैं। ऐसे इंसान को के साथ प्रिपरेशन करो जो कि हाँ, जिसको देख के लगे कि भाई वी कैन डू इट। ओके, सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज कॉन्फिडेंस, स्ट्रेटजी, हर चीज़ की वैल्यू है एग्जाम के अंदर। पढ़ाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बट दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर। ठीक है, ठीक है, दैट्स अबाउट पेपर 1। पेपर 1 की स्ट्रेटजी में इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना। और मिडिएवल के लिए अगर आप इंडिपेंडेंटली पढ़ाई भी कर रहे हैं, नेक्स्ट 27 या 28 के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं कौन से एरियाज आप फोकस कर सकते हो। यू कैन फोकस दी स्पेसिफिक जो इग्नू के नोट्स आते हैं बीए के, उसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर स्टडी पर्पस। और एंशिएंट के लिए मैंने आपको सोर्स ऑलरेडी बता दिया, इट इज़ गोइंग टू बी उपिंदर सिंह। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न इंडिया के ऊपर। मॉडर्न इंडिया पेपर 2 थोड़ा सा ऐसा लगता है अपनापन, है ना। सो मॉडर्न इंडिया हम जीएस के लिए भी बहुत सारा पढ़ते हैं, तो चलिए इसके जल्दी जल्दी से थीम्स देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे रेलिवेंट थीम्स हैं। सबसे पहली थीम है यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया और एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन, है ना। ये दो थीम्स स्टार्टिंग के पार्ट में आती हैं। तो जो ब्रिटिश यूरोपियन पेनिट्रेशन है, यहाँ पे देखो यार, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश वाला थीम बहुत रेगुलर है। 25 में भी क्वेश्चन है, 23 में भी क्वेश्चन, दोनों ईयर सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये ठीक से पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड थीम है ब्रिटिश एक्सपेंशन, जिसमें कि हाउ द ब्रिटिश कैप्चर्ड वेरियस स्टेट, जिसमें कि 25 में पंजाब के ऊपर क्वेश्चन आया, देन मराठास के ऊपर क्वेश्चन है, पेशवा स्पेसिफिकली। 24 में बंगाल के ऊपर क्वेश्चन है और मराठास के ऊपर क्वेश्चन है। तो बोथ इन 24 एंड 25 दे आस्क्ड वन क्वेश्चन अबाउट मराठास, एंड 1 ईयर इट्स अबाउट बंगाल, 1 ईयर इट इज़ अबाउट द पंजाब रीजन। सो दो एरियाज हैं जिनको मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल मिला के लगभग 3 क्वेश्चन इसी थीम से आते हैं। यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, इट्स लार्जली ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। पोर्चुगीज से क्वेश्चन नहीं है, डच से कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट होता है ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, दैट इज द कर्नाटिक वॉर्स एंड द कमेंट्स ऑफ सम ऑफ द हिस्टोरियन लाइक कर्नल जी.बी. मालेसन वगैरह, उनके जो कमेंट्स हैं थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लीजिए, है ना। PYQ सॉल्व कर लीजिए, ये वाला एरिया अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है और बहुत बढ़िया मार्क्स हम लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट थीम, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। बहुत सारी थीम्स हैं एक्चुअली बीच में। एक थीम इसमें बीच में जो सिलेबस के अंदर है वो है एक्ट्स की, बट एक्ट्स यूपीएससी पूछ नहीं रहा है मेंस में। जैसे जो फर्स्ट हाफ है टिल 1857, सेकंड हाफ में आते हैं बट फर्स्ट हाफ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मैं देखूं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमने जो नेक्स्ट थीम है उसको इकोनॉमिक इम्पैक्ट वाला ही ले लिया यहाँ के सबसे समझाने के लिए। हाँ, 2025 के अंदर क्या हुआ, कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूपीएससी ने पूछे तो थोड़े से डिफिकल्ट थे। जैसे यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन पढ़िए बस एक बार। डू यू एग्री दैट द आइडिया ऑफ परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ 1793 इन बंगाल was highly influenced by physiocratic school of thinking discuss। अभी physiocratic school of thinking जो था फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स वाला था। फ्रांस के अंदर ऐसे इकोनॉमिक थॉट्स को फिजियोक्रेटिक स्कूल बोला करते थे, एंड एडम स्मिथ ऑल्सो बिलोंग टू द सेम स्कूल। अब ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एनलाइटनमेंट के टॉपिक के टाइम पे मैं लोगों को ये बताता हूँ, बट उन्होंने पूछ लिया इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे। तो भाई कई बार क्या है ना, पेपर 2 के अंदर स्पेसिफिकली मॉडर्न और वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा इंटरकनेक्शन बनता है, तो आपको थोड़ा सा ना अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको अगर ये इतना भी पता है कि हाँ, टू व्हाट एक्शन फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स वाज फॉलोड बाय ब्रिटिश इन द परमानेंट सेटलमेंट, यू कैन राइट अ गुड आंसर। और अगर ये समझ में नहीं आया तो भैया आंसर आपके लिए या क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे अच्छे से, मतलब जस्टिस नहीं कर पाओगे। लिख तो लोगे आप फीचर्स, बट फीचर्स किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करके कंटेक्स्ट में लिखना है, दैट पॉइंट विल नेवर कम। 1E का अगर हम देखें, colonial rule opened the Indian markets for British manufactured goods and led to deindustrialization और destruction of indigenous handicraft industries। बहुत ऐसी बीजी बेसिक लेवल क्वेश्चन है। 24 में क्वेश्चन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे था, 23 में अगेन कमर्शलाइजेशन एज वेल एज द क्वेश्चन वाज ऑन द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। 4-5 टॉपिक है टोटल मिला के ब्रिटिश कॉलोनियल के अंदर, आप ठीक से पढ़ लीजिए। थीम ऑफ रेलवे हो सकता है नेक्स्ट ईयर आ जाए। फेमाइन पे भी रिसेंटली क्वेश्चंस आए थे इससे जस्ट पहले 2022 तक। सो 2-4 ही थीम हैं, उन्हीं के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं और गारंटी है कि हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन, 2 भी आ सकते हैं, जैसे इस साल 2 आए हैं।
ठीक है, 30 मार्क्स। आसान है ना यार, आप सोचिए ना, हम लोग सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट की बातें करते हैं, फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन नहीं आता भाई, फ्रीडम मूवमेंट से आता है क्वेश्चन बट रिलेटिवली लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन तो पहले पार्ट से ही आ गए और 1 से 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से आ गए। तो आप सोचिए ना, अब तक वहां जाने में बहुत टाइम लगता है। आप प्रोपोर्शनेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन करना सीखिए। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट के अंदर 3-4 चीज़ें हैं, एजुकेशन वाला आता है, प्रेस वाला आता है एंड यूटिलिटेरियनिज्म आता है। ये 3-4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर बिटवीन टू प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड कंट्रोल ऑफ प्रेस मेड इट इन्फ्लुएंस फेल्ट ऑन कॉलोनियल रूरल एटीट्यूड टू द प्रेस। तो पूरी पूरी प्रेस पॉलिसीज के बारे में लिखना है हमने 25 के अंदर। 24 में वैल्यूज ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म प्रॉम्प्टेड द कंपनी टू रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। 23 to accomplish the aim of education, political propaganda and formation as well as propagation of national ideology, the press became the chief instrument. So press के ऊपर क्वेश्चन 3 साल में 2 बार आया है। यूटिलिटेरियन फिलोसफी के ऊपर भी 1 बार क्वेश्चन आ चुका है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, नाउ एवरी ईयर एट लीस्ट वन। This has been the principle for a very long time, and from last many years I have witnessed this. They are not asking personality specific questions. तो आप 25 में देख लीजिए, the question is about tension between cultural revivalism and modernization shaped the trajectory of the socio-religious reform movements in 19th century India. I already taken the discussion, तो I think अगर आपको discussion में question समझने में दिक्कत तो आप एक discussion देख लीजिए, but I'm just telling you the trend. 24 में question आया था 19th century, the shift was from the agenda of social reform was gradually replaced by revivalism, and 23 it was the universalist perspective of social reform movements was not a pure philosophical concern. It strongly influenced the political and social outlook of the time. Examine. So no question on any personality, theme based questions आ रहे हैं और उन्हीं के ऊपर आपको एफर्ट ज़्यादा डालना है। देन पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं 25 में। इन व्हाट वेज डिड द tribal and peasant uprisings of 19th century contribute to rise and growth of nationalism? Then the roots of whole question behind the indigo revolt is to make the rats grow indigo plants without paying them the price of it, है ना। तो ये क्वेश्चन दोनों जगह थीम में आ सकता है, ठीक है ना, पीजेंट मूवमेंट्स के अंदर भी आ सकता है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल के अंदर भी थोड़ा सा आ सकता है। आफ्टर 1857 पीजेंट्स एज द मेन फोर्स इन एग्रेरियन मूवमेंट्स, है ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। देन 10 मार्कर आया था, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ देम पीजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स एंड हाउ दे क्रिएटेड एज ट्रेडिशन ऑफ रेजिस्टेंस। PYQ रिपीट हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देन इन व्हाट वेज डिड द ट्राइबल, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। एंड 24 के अंदर व्हाई वाज द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 कन्फाइंड ओनली टू नॉर्थ इंडिया, हाउ डिड इट चेंज द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। सेकंड पार्ट इजी है, फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो यहाँ से भी क्या है ना कि एक साल पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है, एक साल रिवोल्ट ऑफ 1857 पे आता है, और 23 में पीजेंट मूवमेंट, 24 में रिवोल्ट ऑफ 1857, 25 में फिर से पीजेंट मूवमेंट। तो एक सिक्लिकल तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। सब अल्टर्न हिस्ट्री है, UPSC छोड़ेगा नहीं, हर साल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो अभी तक जितना हमने बात कर लिया ना, 50% पेपर तो यहीं पे हो गया, 50% पेपर तो यहीं से हो गया, बिफोर द बिगिनिंग और द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फिर देखिए 25 में सेफ्टी बॉल थियरी पे आया, 24 में एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि हम बात करते हैं इनिशियल नेशनलिज्म की, इट इज़ ईदर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। देन अगर हम बात करें द बिगिनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट इन द रियल सेंस, है ना, एंड द फेज ऑफ गांधी जी, तो कई सारे यहाँ पे भगत सिंह जी के ऊपर क्वेश्चन आया था इस बार, गांधी जी एंड हिज इनिशियल मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आया। 24 में स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन था। 23 में 2 क्वेश्चन थे, एक नॉन कोऑपरेशन पे था, एक सिविल डिसओबीडियंस पे था, दोनों पे ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। पार्टीशन पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, द स्ट्रेंथ ऑफ द पाकिस्तान प्रोग्राम वॉज इट्स वेगनेस, सो इट मेंट एवरीथिंग टू एवरीवन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया था, वो जो यहाँ से भी स्टेटमेंट लिया था, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मैंने ये देखा है पिछले 3 साल में, अगर आप देखें क्वेश्चन, तो 2 साल ना थोड़े से वैसे एक्ट पूछे गए हैं जो रिलेटिवली लेस नोन एक्ट्स हैं। जैसे एक्ट ऑफ 1861 पे 23 में क्वेश्चन आया कि वाइल इंट्रोड्यूसिंग द इंडियन काउंसिल बिल ऑफ 1861 द ब्रिटिश थॉट दैट द ओनली गवर्नमेंट सुटेबल फॉर इंडिया इज अ डेस्पोटिज्म कंट्रोल्ड फ्रॉम होम, where the whole control remained in Britain and in India largely it was the continuation of despotism। तो प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, फिर आपको कंटेक्स्ट के हिसाब से आंसर लिखना है। 24 में 1935 के एक्ट पे आया, बट लार्जली ओनली ऑन द फेडरल प्रोविजंस, ओके, फेडरल प्रोविजंस एंड हाउ दे फाउंडेड ऑन द रॉक ऑफ प्रिंसली इंट्रांजिएंस, कैसे वो फेल हुए। 25 में एक्ट ऑफ 1892, है ना, एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन पे क्वेश्चन था, दो द वर्ड वाज नेवर यूज स्पेसिफिकली। So again
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलरली, बट सेकंड हाफ से ज़्यादा आ रहे हैं। फर्स्ट हाफ से क्वेश्चन कम है, अभी तक पिछले कई साल से नहीं आए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सिंस सेकंड हाफ के एक्ट्स पे अब क्वेश्चन काफ़ी आ गए हैं, यूपीएससी फ्यूचर में वापस शिफ्ट हो जाए 1773 से 1853 की तरफ, बट चांसेस थोड़े कम हैं, चांसेस थोड़े कम हैं उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, देन अदर स्ट्रैंड्स इन नेशनल मूवमेंट, तो ट्रेड यूनियन पे क्वेश्चन आ सकता है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, हर किसी के ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी अगर हम क्वेश्चन देखें तो भाई देखो, लैंड रिफॉर्म, रीजनलिज्म, ठीक है, मेजर इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ कास्ट इनजस्टिस, हाउ डिड द दलित लीडरशिप और दलित मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स के ऊपर इस साल एक क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, एंड इंडियाज डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। सो ब्रॉडली 20 मार्क्स के आसपास या 30 मार्क्स मैक्सिमम हम पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी सोच सकते हैं। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्या है ना कि 24 में तो एक ही क्वेश्चन है या एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी बड़ा डिफिकल्ट आया था। 25 में फिर से रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन साइड में क्वेश्चन आ गए थे। आई थिंक 23 में आया था एक ही क्वेश्चन, है ना, दलित मूवमेंट वाला, हाँ 23 में आया था। तो पिछले 2 साल से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, एक 20 मार्क्स का पूछ रहे हैं, एक 10 मार्क्स के आसपास का पूछ रहे हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस से जितना सिलेबस में है ना उतना ही बहुत है, डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ बेसिक लेवल हिस्टोग्राफी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट देखो, मॉडर्न के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, डाइवर्सिटी इज़ वेरी हाई। वी स्टार्ट फ्रॉम ब्रिटिश और जहाँ पहुँचते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस तक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बहुत डाइवर्स टाइप की आंसर राइटिंग है। इसीलिए अभी जो हम स्टार्ट करें हिस्ट्री ऑप्शन लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो आप में से जिनको भी आंसर राइटिंग ठीक तरीके से सीखनी है वो आप कर सकते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट इज़ गोइंग टू हैव 30 लेक्चर्स ऑफ 1 to 1.5 आवर्स। तो लगभग हम 100 क्वेश्चन का टारगेट करके चल रहे हैं, और 100 क्वेश्चन के थ्रू हम आपको एग्जैक्टली सिखाएंगे कि किस तरीके से इंट्रो, स्ट्रक्चर, कंक्लूजन, कैसे सोचना चाहिए एग्जाम के अंदर, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी इट इज़ मॉडर्न वर्ल्ड। तो मॉडर्न वर्ल्ड का अगर मैं पार्ट देखूं तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर फिर से कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फोकस करने हैं। सबसे नीट तरीके से अगर कहीं से क्वेश्चन बनते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सिर्फ हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी है लार्जली, सिर्फ एक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक आ गया लार्जली, जहां हम इकोनॉमिक हिस्ट्री की तरफ फोकस करते हैं। बाकी पूरा का पूरा क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री। ब्रॉड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर है। यूपीएससी एनलाइटनमेंट एंड सोशलिज्म से एक क्वेश्चन हर साल पूछेगी, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन इंडस्ट्रियलाइजेशन से, 2 भी आ सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही कॉमन थीम है यहाँ पे। मॉडर्न वर्ल्ड में जैसा कि एक क्वेश्चन कभी कभार फ्रेंच रेवोल्यूशन से या फिर नेपोलियन से आता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन से कभी क्वेश्चन आता है, कभी अमेरिकन सिविल वॉर से आता है, कभी ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आता है, कभी ब्रिटिश चार्टिस्ट मूवमेंट से आता है। तो ऐसे ऐसे कर करके ना बहुत ज़्यादा अच्छे से सिलेबस ना डिवाइड हो रखा है। तो आपको भी वैसे ही प्रिपरेशन चालू करनी है और उसी तरीके से आंसर लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अब देखिए एनलाइटन मॉडर्न आइडियाज़, तो 25 में 2 क्वेश्चन थे। वन वाज अबाउट प्री मार्क्सियन सोशलिस्ट थिंकर्स एंड व्हाट दे ट्राइंग टू क्रिएट लाइक द सोशलिस्ट सोसाइटीज़। क्वेश्चन नंबर 7C जो इस साल आया था, ठीक है, उसमें एंटी क्लर्कलिज्म ऑफ एनलाइटनमेंट echoed the sentiments of Renaissance and Reformation, yet it never endorsed the paganism of the Renaissance, nor did it share the faith of Reformation. So बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन था इसके अंदर। देन क्वेश्चन 24 में अगर हम देखें तो द आइडियाज रेज्ड बाय एनलाइटनमेंट थिंकर्स आर प्रोफाउंडली अनसेटलिंग एंड चैलेंजिंग टू ऑल रेजिम सोसाइटी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 23 में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि हाउ एनलाइटनमेंट वाज नॉट कन्फाइंड टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन बट ह्यूमनिज्म एंड आइडिया ऑफ प्रोग्रेस और इट्स इनसेपरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्जामिन। सो लार्जली सेम थीम्स, मोस्टली सेम थीम्स पे क्वेश्चन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 पे 25 में क्वेश्चन आया। 24 में अमेरिकन सिविल वॉर पे क्वेश्चन था। 23 में अगर हम देखें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन है, ठीक है, चार्टिस्ट मूवमेंट पे भी क्वेश्चन है, एज वेल एज रेवोल्यूशंस ऑफ 1848 है। इनफैक्ट 25 में भी, अभी 25 में अगर हम देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर आया है इस साल भी, ठीक है, इस साल भी एक क्वेश्चन आया है। 23 में देखें philosophers और thinkers laid the foundation of French Revolution. So again that's important to understand. इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप देखिए हर साल आपको थीम दिखेगी। इस साल थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है 25 में। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द लिंक्स बिटवीन साइंटिफिक एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑन जर्मन सोसाइटी इन अर्ली 20th सेंचुरी। नॉट ईजी टू आंसर एट ऑल। 24 में देखें तो कोर्स ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू लॉन्ग ड्रॉन टू बी कंसिडर्ड रेवोल्यूशन कमेंट। State was the most important factor in industrialization of Russia. And 23, they asked a broader question that the impact of industrial revolution
on the middle class worldview is reflected in the views of Adam Smith, Thomas Malthus and Jeremy Bentham. So relatively a very specific question in 23. नेशन स्टेट सिस्टम में नेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, हाउ इट लेड टू इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड. 24 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. 23 इट वाज यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो इजी क्वेश्चन है, इजी थीम है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. इंपीरियलिज्म कॉलोनिज्म इंपॉर्टेंट थीम है. दे आस्क्ड अबाउट न्यू इंपीरियलिज्म 25. 24 दे आस्क्ड अबाउट अपार्थाइड. 23 दे आस्क्ड अबाउट इंपीरियलिज्म इन साउथ अफ्रीका ऑफ द अर्लियर पीरियड, जो अर्लियर फेज में है. ठीक है. 25 में क्वेश्चन आता है जर्मनी के ऊपर. ठीक है. 24 में क्वेश्चन फासिज्म के ऊपर था. तो यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ बोथ इटली एज वेल एज जर्मनी. सो नाजिज्म एंड फासिज्म रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट थीम एज वी कैन सी. वर्ल्ड वॉर्स पे क्वेश्चन है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे 25 में क्वेश्चन था. लास्ट ईयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन था. और 23 में अगर हम देखें तो इंटर वॉर पीरियड में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के ऊपर क्वेश्चन था. सो आप सीधा देखो ना कि भाई एक टॉपिक के अंदर से उनको पहले से डिवाइड कर लेते हैं. भाई इस साल यहाँ से, नेक्स्ट ईयर यहाँ से पूछेंगे, नेक्स्ट ईयर यहाँ से पूछेंगे. तो आस पास से क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे आसान प्रोडिक्शन अगर किसी एक फेज में है वो वर्ल्ड हिस्ट्री है. इनफैक्ट यहाँ भी हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोडिक्ट कर किसी में कर पाएँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री रहता है, बिकॉज टॉपिक्स लिमिटेड हैं और थीम्स ईजिली प्रोडिक्ट हो जाती हैं. 25 में मैं अगर देखूँ तो सोवियत यूनियन एंड चाइना एंड देयर ज़ील टू गो टू सपोर्ट द कॉलोनीज. 24 में अगर हम देखें एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स नॉट ओनली सिम्बोलाइज्ड टू competing ideologies, so it is capitalism versus communism, but also alternative models of economic growth. UNO के ऊपर क्वेश्चन था, its achievement shortcomings in 23. देन लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल. वियतनाम के ऊपर दो तरीके से क्वेश्चन है, एक होचिमिन और एक प्री होचिमिन के ऊपर है. ठीक है. देन एंटी कोलोनियल मूवमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड अरब नेशनलिज्म, ये 23 में आया था. लास्ट ईयर जो 24 में हमने क्वेश्चन देखा तो फैक्टर्स लिंक टू अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका. 2018 में अंडर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अफ्रीका क्वेश्चन आया था, तो बहुत पहले की बात है. 25-24 दोनों साल यूरोप के ऊपर क्वेश्चन आया है, यूरोपियन यूनिफिकेशन. तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इंटीग्रेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, ये अच्छे से यूपीएससी ने 2 साल में पूछ लिया है. तो ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यूएन से क्वेश्चन आया है, और पिछले 2 साल का बात करें तो यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन आया है. ठीक है. तो फ्यूचर में हम लीग ऑफ नेशंस, नाटो, दोबारा से उन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज पहले आ चुका है टिल 2022. 25 में अभी मिखाइल गॉर्बेचेव एंड हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज, द सुप्रीमेसी ऑफ यूएस आफ्टर कोल्ड वॉर, इसका इम्पैक्ट क्या रहा है. ठीक है. ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं. ठीक है. सो भाई देखो, स्ट्रेटजी के तौर पे जैसे कि हम ऑलरेडी एक हद तक तो आप लोग समझ ही चुके हैं. 4 पार्ट में आपने डिवाइड किया, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड. सिलेबस इसी तरीके से मैप हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया. कौन सी थीम से क्वेश्चन आता है वो आप लोग समझ चुके हो. अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ द प्लान दैट यू कैन फॉलो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड फॉर द नेक्स्ट 4.5 मंथ. तो प्लान का पार्ट क्या होना चाहिए वो समझ लेते हैं. ठीक है. किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करना है. तो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आप प्लीज़ अपने सोर्सेज को लिमिट करो. अगर आपने हमारे यहाँ से किया हुआ है तो भाई आपको ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, लिमिट करो. बट फिर भी जो बेसिक बुक हैं फॉर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड, यहाँ एक ही बुक है, उपिंदर सिंह, इसको ही कर लो, बहुत बड़ी बात है सबके लिए. ठीक है. मिडिवल के अगर मैं देखूँ तो भाई आपके बीए इग्नू के नोट्स हैं जिसको हम भी यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स. मॉडर्न के अंदर BL ग्रोवर प्लस साथ में शेखर बंदोपाध्याय. वर्ल्ड के लिए मिनिमम रंजन चक्रवर्ती और प्लस कोल्ड वॉर पीरियड के लिए नॉर्मन लू. ये आपके सोर्सेस हैं. ठीक है. अब नेचुरली हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है कि कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आने. तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शायद आप ऑलरेडी एक बार सिलेबस कर चुके हो या एटलीस्ट कुछ हद तक आपको आता है, जानकारी है. तो आप जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, जहाँ जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इन इम्पोर्टेंट एरियाज़ को आप रीड करो. कोशिश करो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाने की, है ना. अभी हम 15 अक्टूबर के आसपास हैं. फेब एंड तक हम आराम से ऑप्शनल पढ़ सकते हैं. हिस्ट्री ऑप्शनल है तो इतनी दिक्कत वाली चीज़ भी यहाँ पे है नहीं. ठीक है. डायरेक्टली हूबहू आता है यहाँ से. तो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हम लोगों ने यहाँ से देख लिए और उनके ऊपर शॉर्ट नोट्स बनाओ और साथ में सॉल्व करो PYQs.
ठीक है। जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो हम लोग ना अपने टेलीग्राम चैनल पे करेंगे शेयर, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके मेंबर बन जाओ। अब से बहुत एक्टिव रहने वाला है। इनफैक्ट यूट्यूब भी बहुत एक्टिव हो जाएगा अब से हम लोगों का। अभी थोड़ा सा टाइम कम था मेरे पास, क्लासेस बहुत ज़्यादा थी पीडब्ल्यू में। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नाउ आई विल बिकम वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब, और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आएंगे फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। तो अच्छे से सारी चीज़ें कवर करेंगे ना तरीके से। बट स्टार्ट वही है जो हिस्ट्री ऑप्शन है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। सोर्सेज को लिमिट करो, इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करो, PYQ सॉल्व करो, ठीक है। आंसर राइटिंग जरूर करो। टेस्ट सीरीज अगर पहले नहीं करी है तो भाई कम से कम एक टेस्ट सीरीज आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 2 प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप, जो अभी हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल क्रैश कोर्स, उसका आप ओरिएंटेशन देख लेना, ठीक है। अभी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि इस दिन वो हम प्रीमियर करेंगे यूट्यूब के ऊपर, वो आप ओरिएंटेशन देख लेना, देन टेक योर डिसीजन। सेकंड जो है, ये मैं हर स्टूडेंट को कह रहा हूँ, ऑल, इट इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑप्शनल लाइव आंसर राइटिंग, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल लाइव आंसर राइटिंग, इसको आप प्लीज़ अच्छे से कर लीजिए। इसमें हम 30 लेक्चर्स के आसपास हमने प्लान किए हैं, एंड इन दोज एवरी डे विल बी कवरिंग 3 to 4 क्वेश्चंस। टोटल हम 100 क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम कोर्स हमारी वेबसाइट www.prepcareer.in पे भी आ जाएगा, और इसका भी मैं एक ओरिएंटेशन अभी करने वाला हूँ, एक डेमो अभी यूट्यूब पर आ जाएगा। हमारे सारे जो कोर्सेज़ हैं, ठीक है, उन पे हम कुछ डिस्काउंट वगैरह भी अभी वाउचर वगैरह चला देंगे, ताकि थोड़े जो पुराने बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा खुशी मिलती है डिस्काउंट सुनते ही, इंडिया के अंदर ऐसे मेंटेलिटी। एनीवे आप लोगों को वैल्यू डिराइव करनी है कोर्सेज़ के अंदर से, तो वो हम स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस जो हैं वो आफ्टर दिवाली स्टार्ट होंगी, ठीक है। अभी के लिए हम क्या ना कि भाई सिर्फ समझा रहे हैं तरीके से। तो आप लोगों के पास मौका है नेक्स्ट 10 डेज़ 15 डेज़ आप प्लीज़ अपने आप से सेल्फ स्टडी अच्छे से पढ़ते रहिए। जैसे हमारे क्लासेस का शेड्यूल सबके साथ शेयर किया जाएगा स्टूडेंट्स के साथ में, फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल लाइव आंसर राइटिंग एज वेल एज हिस्ट्री ऑप्शनल क्रैश कोर्स, दोनों हम, ये भी हमारे 2 मेन डिफाइनिंग प्रोग्राम्स होंगे जो नए इनिशिएटिव्स हैं, बिल्कुल 100% न्यू। सो प्रीवियस स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो जॉइन देम। जो हमारे पुराने इनिशिएटिव्स हैं और चलते रहेंगे साइड बाय साइड, एक डेली आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम है डॉन, एंड प्लस वी हैव दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो फॉर 2026, ठीक है। तो whoever wants to become part of टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट लिखना है, डेली आंसर राइटिंग करना, तो आप डाउन कर सकते हो। तो लार्जली अभी के लिए प्रेप करियर पर ये 4 इनिशिएटिव चल रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स अगर आप बिल्कुल ही नए बच्चे हैं तो भाई फिर ये स्टडी सेशन से आप समझ लो, बट सीखने के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स ही करना चाहिए। और उसका भी नया बैच 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है विद वर्ल्ड हिस्ट्री एट PW ओनली IS पे वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप बेसिक से यहीं पे जो काउंसलर है उनसे आप कनेक्ट कर लीजिए, एंड शी विल टेल यू अबाउट किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एंड ये नंबर्स हैं, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इन नंबर्स को सेव कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इनके थ्रू। वेबसाइट का लिंक है, और यू कैन ज्वाइन दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हो इसको, है ना। ज्वाइन का तो ऐसा कुछ अलग से है नहीं, बट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अच्छा वीडियो है आप एटलीस्ट उसे आपको नोटिफाई कर दिया जाए टाइम टू टाइम। तो दिस इज़ द स्ट्रेटजी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट वन ईयर, जो हमारा फोकस होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर मेंस में अगर अच्छा करना है तो लिमिट करो अपने आप को, उसी चीज़ को बार बार पढ़ो, आंसर्स लिखो, मेंटरशिप सेशन का पार्ट बनो, फिर से मोटिवेशन के साथ फिर से उसको रिवाइज करो, करते जाओ अच्छे से। यही तरीका है देखो बेस्ट बनने का, और कोई तरीका नहीं है। कितना भी स्टूडेंट हो, कितने भी मार्क्स लेके आए हो, हर किसी ने यही चीज़ फॉलो की, मैंने भी यही की, मेरे स्टूडेंट्स ने भी यही की, और आज भी जो भी नए बच्चे हैं वो सब यही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द कमिंग वीडियोज़ विच विल बी अनाउंस्ड। थैंक यू सो मच।